Hi everyone, welcome back to Parcham. I am Richa and I'll be taking up your monthly current affairs session for the month of July 2023. इसमें हम इंडेक्स, स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करने वाले हैं. आज आपके लिए थोड़ा सा चेंज है बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग इट थ्रू स्मार्ट बोर्ड बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल एंड आई वोंट बी एबल टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम. और इसलिए आज इस मोड में हम क्लास ले रहे हैं. आगे से जो भी मेरे सेशन आएंगे वापस हम उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ते थे. चलिए, तो आज जो ये मंथली करंट अफेयर का फाइनल सेशन है, ये 5th सेशन है पूरे सेगमेंट का. मंथली सीए के अंदर हम 5 सेशंस अलग अलग लेकर के आते हैं सेगमेंट वाइज, और उसमें आज ही 5th सेशन है. जिन्होंने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं उन पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के देख सकते हो. और आपस में इंडिपेंडेंट वीडियोस है, पहले वाले नहीं देखे तो भी आज वाले वीडियो को पढ़ सकते हो, उसके बाद में पुराने वाले जाकर के देख सकते हो. ओके, अब जो भी हम सेगमेंट्स पढ़ते हैं उन सभी का एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ होता है, जिसे हम मंथली सीए मैगजीन या मंथली सीए पीडीएफ बोलते हैं. जुलाई 2023 का ऑलरेडी आ चुका है. कहाँ पे आपको मिलेगा? parchamclasses.in वेबसाइट पे आपको अवेलेबल करवा दिया गया है. इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, आप जाके एक्सेस कर सकते हो. ओके, जिन बच्चों के पास में पीडीएफ बैंक होगा या सीए सब्सक्रिप्शन होगा, जो उन्होंने परचम ऐप से लिया होगा, तो उनके लिए ओके, नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट ऑन दिस बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग पेन टैब राइट नाउ. ऑलराइट, तो ये दोनों चीज़ें आपको पीडीएफ बैंक या सीए सब्सक्रिप्शन आपको परचम ऐप पे मिल जाएंगे. तो जैसे जैसे हम पार्ट्स कवर करते जाते हैं और पूरा कंसोलिडेटेड मैगजीन, दोनों चीज़ें इन दोनों सब्सक्रिप्शन में ऐड भी होती जाती हैं. चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के ऊपर. तो जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और उसका जो आंसर है आज के वीडियो में आपको मिलेगा. बट अगर आप डेली सीए, वीकली सीए फॉलो कर रहे हो परचम से, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाओगे. परचम से नहीं कर रहे, कहीं और से भी कर रहे हो, तो डू ट्राई. और आंसर आता है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन है, Who won women single title in Wimbledon 2023? विंबलडन 2023 के अंदर विमेन सिंगल यानी विमेन एकल खिताब किसने जीता इस साल? ईगा श्वेटिक, ओन्स जबोर, अरेना सबलेंका या फिर मार्केटा वोंड्रेसोवा. सो इनमें से किसने विमेन सिंगल टाइटल जीता है विंबलडन 2023 का? इफ यू नो द आंसर, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, विच इज इंडेक्स एंड रैंकिंग. ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक नया लॉन्च हुआ है परचम की तरफ से, विच इज एसएससी जनरल अवेयरनेस 5-year PYQE बुक. तो इसमें आपको एसएससी, सीजीएल, जेई, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ये 5 इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाता है. और उनके अंडर में जो भी पिछले 5 सालों के अंदर पेपर्स हुए हैं, सो मोर देन 10,000 PYQs का सब्जेक्ट वाइज कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टार्टिंग जीके एंड कंप्यूटर. तो जब कभी भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं. सबसे पहला होता है सिलेबस गो थ्रू कीजिए, और सेकंड होता है क्या चीज़? PYQs गो थ्रू कीजिए. तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको सब कुछ बता देता है. इनफैक्ट फैकल्टी भी कैसे जानती है कि आपको क्या पढ़ाना चाहिए, क्या आएगा एग्जाम में. ऑफकोर्स PYQ इज द बेस. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके बहुत काम का होगा. अगर आप एसएससी के अंदर में कोई भी एग्जामिनेशन फेस कर रहे हो, इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करके जाइए. योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग दी मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जीके सेक्शन जो होता है, बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड बढ़ जाने वाले हैं. ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हमारे पहले इंडेक्स की तरफ, विच इज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023. और इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा? 126 रैंक रहा. तो ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IPE है जो इसको रिलीज करता है. और इसके हिसाब से देखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स, सबसे ज्यादा शांति कहाँ पे रहती है? तो लीस्ट परफॉर्मेंस रही है अफगानिस्तान की, 5th कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 5वें साल लीस्ट परफॉर्मेंस पे रहा. सबसे कम शांति यहाँ पे रही है. मोस्ट पीसफुल आइसलैंड रहा है. आइस ठंडी जगह, लोगों के दिमाग ठंडे रहते हैं, शांति बनी रहती है. और इंडिया का रैंक 126 आया है आउट ऑफ 163 कंट्रीज. ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे काम की थी वो हमने देख ली है. कुछ रिविजन के तौर पे अदर इंडिसेस देख लीजिए. इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस होता है. ओके, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें, इंडिया का रैंक 40 रहा, जिसमें टॉप डेनमार्क ने किया है. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक 127 रहा और टॉप किया आइसलैंड ने. मूविंग फॉरवर्ड, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, नाम से थोड़ा समझने की कोशिश किया करो. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी एक्सपोर्ट के लिए कितने प्रिपेयर्ड है, हमारे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना इकोसिस्टम है, एक्सेट्रा. उसके हिसाब से क्या रैंकिंग रेटिंग अलग अलग स्टेट्स की रही. तो ये रिपोर्ट किसने दी है? नीति आयोग ने रिलीज की है. 3rd एडिशन है ये रिपोर्ट का. और इसके हिसाब से 4 पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे ये पूरी रिपोर्ट या रैंकिंग इशू की गई है.
सबसे पहला पॉलिसी, एक्सपोर्ट की पॉलिसी अलग अलग स्टेट्स की होती है, उसके बेसिस पे बिजनेस इकोसिस्टम आपका कैसा है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपके पास कितना इकोसिस्टम यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही है, उसके बेसिस पे अगर हम कोस्टल स्टेट्स की बात करें जो कि तट के किनारे होते हैं, कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु ने टॉप किया है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अगर हम हिली या हिमालयन स्टेट्स की बात करें, हिमालयन स्टेट्स हो गए हिल के आसपास वाले जो हैं, तो उत्तराखंड ने टॉप किया है। अगर हम बात करें लैंडलॉक रीजन्स की जो हर तरफ से लैंड से घिरे हुए हैं, तो उसमें किसने टॉप किया है, हरियाणा ने टॉप किया है, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज या स्मॉल स्टेट्स की, देखिए सारे स्टेट्स को एक ही पैरामीटर पे जज नहीं किया जा सकता ना, फेयर नहीं होगा, तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती है। यूनियन टेरिटरी स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो गोवा has secured first position followed by Jammu and Kashmir and Delhi। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसने रिलीज किया, नीति आयोग ने रिलीज किया है। 4 पिलर्स रहे हैं और अलग अलग कैटेगरीज में तमिलनाडु, उत्तराखंड, देन हरियाणा, गोवा हैव टॉप्ड। नेक्स्ट हम आते हैं अनसेफ वॉश बिहाइंड 3,95,000 डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 इन 2019। तो हाल ही के अंदर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसके हिसाब से अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, इसी से मिलाकर के वॉश बनाया गया। WA वाटर के लिए आ गया, सैनिटेशन और हाइजीन आ गया। सो अनसेफ वॉश की वजह से 2019 में अंडर 5 एज ग्रुप के 3,95,000 बच्चों की डेथ हो गई। और इस रिपोर्ट का टाइटल रहा बर्डन ऑफ डिजीजेस attributable to unsafe drinking water, sanitation and hygiene 2019 अपडेट। इसमें यह भी बताया गया कि इन 3,95,000 डेथ्स में से जो मेजॉरिटी यानी कि 2,73,000 डेथ्स हुई हैं वो सिर्फ डायरिया, उल्टी दस्त जो हम बोलते हैं ना, डायरिया की वजह से हुई है, और रिमेनिंग अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस लेने लंग से रिलेटेड इन्फेक्शंस की वजह से। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट के अंदर एक और खास बात सामने आई है कि वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनको आज भी एडिक्वेट वॉश की तरफ एक्सेस नहीं है, यानी कि वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन पे आज भी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को एक्सेस नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की तरफ। तो पहली रैंकिंग आ रही है QS यानी क्वोकरैली साइमंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। आप देखो जो हेडलाइंस होती है ना कभी कभी मिसलीडिंग होती हैं, इसलिए अंदर का टेक्स्ट पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब अगर आप इस हेडलाइन पर गौर करो तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रैंक नंबर 1 इन इंडिया, ये लिखा हुआ है, लेकिन चंडीगढ़ सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के केसेस में नंबर 1 पे आया। ये आपको डिटेल पढ़ने पे पता चलेगा। ओके चलो, तो QS क्या है, क्वोकरैली साइमंस है। इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की रिलीज की है। क्यों? क्योंकि जिनको भी एडमिशन लेने होते हैं या अलग अलग अपने ब्रांडिंग करनी होती है उनके लिए रैंकिंग रेटिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नंबर 1 आई है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब देखो अगर आप इन पोस्टर्स पे भी गौर फरमान होगी तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया नंबर 1। ओके, अगर हम ओवरऑल नंबर 1 की बात करें, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों की बात कर लें, तो IIT बॉम्बे है जो नंबर 1 पे आया है, क्योंकि इंडियन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में टॉप पे है और ओवरऑल भी टॉप पे है। और जो चंडीगढ़ है वो सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सिर्फ प्राइवेट के केसेस में है। ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरी लिस्ट के अंदर कितनी इंडियन यूनिवर्सिटी शामिल हुई है, तो 45 इंडियन यूनिवर्सिटीज है जिनको ऐड किया गया है। और जो उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि इस बार प्राइवेट में सबसे ज़्यादा आगे आई है, वो लास्ट टाइम यंगेस्ट यूनिवर्सिटी के तौर पे फीचर की हुई थी टॉप 200 QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अंदर। ठीक है, और तो बस इतनी ही मेन बात है, आगे चलते हैं। QS रैंकिंग ऑन वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर स्टूडेंट्स। क्वोकरैली साइमंस की एक और रिपोर्ट या रैंकिंग सामने है जिसमें अब इसने सिटीज को रेट किया है। अभी तक हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे, कौन से शहर हैं जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छे हैं, उनके बेसिस पर रैंकिंग आई है। तो टॉप 100 के अंदर इंडिया से कोई भी शहर नहीं है। इंडिया से टॉप है मुंबई और ये 118वें नंबर पे है वर्ल्ड में। जो भी रैंकिंग जितनी भी दी गई उनके अंदर सिटीज में 118 पोजीशन पे आता है। इसके बाद दिल्ली आता है 132, बैंगलोर आता है 147। सो मेन बातें यही हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हैज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। तो हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं और काफी टाइम से वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री US ही रहा है। इंडिया 4th रैंकिंग पे आता है। तो सबसे पहले आ जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट के अंदर US, फॉलोड बाय रशिया, चाइना एंड देन कम्स इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा US, देन हो जाएगा रशिया, 3rd नंबर पे आएगा चाइना एंड 4th नंबर पे इंडिया आ जाएगा। और ये जो पूरी हमको रिपोर्ट या रेटिंग मिली है ये किसके हिसाब से, ग्लोबल फायर पावर्स
2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट के हिसाब से। तो टॉप 5 मोस्ट पावरफुल अगर हम मिलिट्रीज की बात करें आज की तारीख में दुनिया में अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, तो यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया और यूके, 5th नंबर पे यूके आ जाता है। सबसे कमजोर मिलिट्री की अगर हम बात करें तो भूटान की रेट की गई है, और उसके बाद बेनिन, मोल्डोवा, सोमालिया, लाइबेरिया एक्सेट्रा। अब हम आते हैं IMO की एक रिपोर्ट पे, जिसका IMO को फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने 2050 को नेट जीरो टारगेट के तौर पे अपना सेट किया है ईयर। नेट जीरो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री जो है उन्होंने नेट जीरो का टारगेट ले लिया है 2050। जो भी ग्लोबल कार्बन एमिशंस होते हैं उन सबको नेट जीरो पे लेके आने का टारगेट है। उसी के साथ साथ छोटे छोटे टारगेट्स और रखे गए हैं कि 2030 तक 20% रिड्यूस करने की कोशिश रहेगी, 2040 तक 70% रिड्यूस करने की कोशिश रहेगी कार्बन एमिशंस को, और फाइनली 2050 हमारा एम रहेगा नेट जीरो तक पहुंचने का। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आती है। जितनी भी शिपिंग होती है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। नेक्स्ट अब हमारी जो न्यूज है वो ओजोन यूवी बुलेटिन से रिलेटेड है, जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 7 साल के बाद रिलीज की है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो ओजोन लेयर है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है। अब देखिए ये ट्रोपोस्फेयर आपको दिख रहा है, इसके बाद ये आपको स्ट्रेटोस्फेयर दिख रहा है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही आती है ये ओजोन लेयर जो मैंने ओवरलैप कर दिया है रेड से, राइट। तो ओजोन लेयर का इंप्रूवमेंट हो रहा है ओवर द इयर्स, और उसके पीछे बहुत से कारण है, बिकॉज बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं ऐसे सब्सटेंसेस का यूज कम से कम करने का जिनसे कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। और उनमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने, उसके अमेंडमेंट्स ने, जिन्होंने अगेन उस तरह के सब्सटेंसेस के यूज पे बैन लगा दी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज करते हैं, CFCs जिनको हम बोलते हैं। तो उससे 99% तक लिमिटेशंस आ गई हैं, लिमिट हो गया है ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज। उसके अलावा कौन से इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन हो रहा है? सबसे पहला 1985 का वियना कन्वेंशन, जिसने कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया था। कोऑपरेट करेंगे सारे कंट्रीज। और उसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन से ईयर में? 1987 में आ गया, जिसने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के ऊपर स्टॉप लगाने के लिए अग्रीमेंट लाया। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज 4 इंडियन ओरिजिन women among 100 richest American women as per Forbes list। तो फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की जिसके हिसाब से 100 richest American women की एक लिस्ट आई, उसमें 4 इंडियन ओरिजिन की फीमेल्स भी हैं। ओके, कौन कौन है? एक तो है जयश्री उलाल, फिर नीरजा सेठी, नेहा नारखड़े और इंदिरा नूरी। तो जयश्री उलाल की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट और CEO हैं एरिस्टा नेटवर्क्स की। नीरजा सेठी जो 25th रैंक पे है इस पूरी लिस्ट के अंदर, वो IT कंसल्टिंग फर्म है साइंट, उसके अंदर उसकी हेड है। नेहा नरखड़े की अगर हम बात करेंगे तो वो कॉन्फ्लुएंट स्ट्रीमिंग डेटा टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसकी CTO है यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। देन इंदिरा नूरी फॉर्मर पेप्सिको चेयरपर्सन रह चुकी है। तो दीज आर द 4 पीपल हु हैव टेकन देयर प्लेस इन द 100 रिचेस्ट अमेरिकन वुमेन एज पर फोर्ब्स। देन हम आ जाते हैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की तरफ। ये एक क्वार्टरली इंडेक्स है, हर क्वार्टर में रिपोर्ट चेंज या रैंकिंग चेंज होती रहती है, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। सो अभी जो रैंक सामने आई है वो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की, उसमें इंडिया का रैंक 80th आया है, 80 नंबर पे हम आ गए हैं, और हमारा रैंक इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ईयर हम 87 पे थे, इस ईयर हमारा रैंक 80th है। ओके, और टॉप पे कौन रहा? सिंगापुर हैज कम टू टॉप। जापान रहता था टॉप पे, लेकिन अब जापान स्लिप हो गया है 3 प्लेसेस, और ये 3rd पोजीशन पे आ चुका है, मतलब फर्स्ट से लेकर के 3rd पे गिर चुका है। टॉप पे आ गया है सिंगापुर। 192 ट्रैवल डेस्टिनेशन में विदाउट वीजा आप ट्रैवल कर सकते हो। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स कैसे बताता है आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है? बहुत सारे पैरामीटर्स है, उनमें से एक चीज फाइनल ये निकल के आती है कि बिना वीजा के आप कितने कंट्रीज में उस पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया 7 प्लेसेस क्लाइम किया है, 87 से 80 पे आ गया। लेकिन अगर हम बात करें कि हम कितने कंट्रीज के लोगों को अलाउ करते हैं हमारी कंट्री में आना विदाउट वीजा, तो उसमें हम वर्स्ट कंट्रीज में से एक है। हम बिना वीजा के बहुत सारे लोगों को अलाउ नहीं करते। जर्मनी, इटली, स्पेन 2nd पोजीशन पे आए हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 100th रैंक के ऊपर ये आया है। ऑलराइट, नाउ एज पर यूएन रिपोर्ट, यूएन की एक रिपोर्ट है कि 415 मिलियन 415 मिलियन पीपल एग्जिटेड पॉवर्टी इन इंडिया इन 15 ईयर्स। पिछले 15 सालों के अंदर 415 मिलियन लोग हैं जो कि पॉवर्टी यानी गरीबी से बाहर आए हैं। और ये
कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया? यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके हिसाब से सामने आया कि 2005 से लेकर 2021 तक इंडिया के अंदर 415 मिलियन लोग हैं जो कि पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। ना इसके अंदर भी पर्टिकुलरली जो पुअरेस्ट स्टेट्स या ग्रुप्स थे जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और डिसएडवांटेज कास्ट के लोग भी शामिल हैं, उनमें ये ग्रोथ या ये प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा या जल्दी देखी गई है, राइट। और इसमें पॉवर्टी, एक तो एक्चुअल रिडक्शन जो हुआ है और एक जो एक्सपीरियंस पॉवर्टी होती है कि हमें हमारी गरीबी कैसी फील हो रही है, हम अभी भी उतने ही गरीब है क्या जो इतने कुछ साल पहले थे। तो ओवरऑल जो परसेप्शन है पॉवर्टी को लेके और जो एक्चुअल रिडक्शन है, दोनों के बेसिस पे यह आंकड़ा सामने लाया गया है। फिर एक रिपोर्ट आती है नीति आयोग की, उसमें भी हम पॉवर्टी से कितना उभरे हैं उससे रिलेटेड डेटा दिया गया है। तो 135 मिलियन इंडियंस केम आउट ऑफ पॉवर्टी ट्रैप इन 5 years। यहाँ पिछले 5 सालों की बात की जा रही है, यूएनडीपी की 15 साल की रिपोर्ट थी। तो पिछले 5 साल में 135 मिलियन पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी। और ये जो 13.5 करोड़ लोग हैं, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं 15-16 से लेकर के 19-21 के पीरियड के अंदर। इसमें मेजर कैसे देखा गया कि आप पॉवर्टी से बाहर आए हो या नहीं आए हो, कौन से मेजर्स लिए गए? तो डायमेंशंस जो चेक किए गए, हेल्थ था, एजुकेशन था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी कैसी है। तो बेसिकली जो 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से अलाइन यानी उनसे मिलते जुलते इंडिकेटर्स लिए गए, फिर चेक किया गया वेदर यू हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी और नॉट। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी में गिरावट यानी पॉवर्टी से बाहर आने वाले लोग कहाँ देखे गए? बिहार के अंदर, देन मध्य प्रदेश के अंदर और देन उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। इंडिया लूजेस 1.5 मिलियन लाइव्स एवरी ईयर टू रोड एक्सीडेंट्स। हर साल 1.5 मिलियन लोग अपनी जान गंवाते हैं, किसके चलते? रोड एक्सीडेंट्स के चलते। और उनमें भी मैक्सिमम नंबर सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? यूथ अफेक्टेड है। तो यहीं पे आगे न्यूज पढ़े उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे देती हूँ। जैसे अगर मैं कभी 2 व्हीलर ड्राइव करती हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट टू वेयर हेलमेट, नॉट बिकॉज मेरा चालान कट जाएगा, है ना, नॉट इसलिए, या मैं अवॉइड नहीं करती कि अरे मेरे बाल खराब हो जाएंगे तो हेलमेट ना पहनूं, या इसलिए नहीं पहनती कि मेरा चालान कट जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर हेड। फैशन अपनी जगह है, चालान अपनी जगह है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। ओके, तो रैश ड्राइविंग और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना में आना, एक्साइटिंग मोड में आना, रेसेस करना करो, लेकिन कंट्रोल्ड रिस्क के साथ करो। ठीक है, प्रोटेक्ट योर हेड। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो जरूरी नहीं सिर्फ डेथ आएगी, हो सकता है जीवन भर पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है आपको वहाँ में चले जाओ। तो ऐसी जिंदगी क्यों चाहिए? नहीं चाहिए ना। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। चलिए आ जाते हैं। इंडिया लूजेस 1.5 मिलियन लाइव्स एवरी ईयर एज पर फिकी ईवाई रिपोर्ट। और अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो फर्स्ट रैंक रोड फर्टिलिटीज का इंडिया में ही आता है, यानी कि कहीं भी अगर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो वो हिंदुस्तान में होती है। ऑफकोर्स पॉपुलेशन इसमें एक रोल प्ले करता है, बिकॉज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा ये नंबर है। और 11% शेयर पूरी दुनिया की रोड एक्सीडेंट्स का इंडिया होल्ड करता है। हर साल हम 1.5 मिलियन जाने गंवा रहे हैं। अगर हम अदरवाइज पूरे ग्लोब की बात करें, हर जगह की बात करें, तो हर 24 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान गंवाता है ट्रैफिक इंजरी की वजह से। ओके, और WHO की रिपोर्ट के हिसाब से रोड क्रैश 8th लीडिंग कॉज है डेथ का। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो 8वें नंबर पे अगर कोई रीजन आता है डेथ्स का तो वो रोड क्रैश आता है। और उसमें भी 5 to 29 ईयर्स की अगर हम डेथ में देखें, मैं इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा डेथ क्यों होती है? तो वो रोड एक्सीडेंट से ही होती है। ठीक है, तो यूथ के लिए ही है, बहुत ध्यान से। आप बोलो ये 5 साल का बच्चा थोड़ी ना हेलमेट पहन रहा होगा, पर ऐसा व्यक्ति जिसने ढंग से नहीं गाड़ी चलाई होगी उसकी वजह से 5 साल का बच्चा मर गया होगा, राइट। चलिए, सो इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। अब क्योंकि न्यूज में ब्राजीलिया डिक्लेरेशन आपको देखने को मिल रहा है, अब ये ब्राजीलिया डिक्लेरेशन क्या पूछा जा सकता है? तो इसका एम है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ्स और इंजरीज जो रोड ट्रैफिक से होती है ना, उनको, मतलब जितनी भी रोड ट्रैफिक से इंजरीज होती हैं उनको 2030 तक हाफ पे ले आना। ये ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है। तो इसके लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए जाते हैं, इसीलिए तो सारे चालान वालान काटे जाते हैं, राइट। अब उसमें मन जाएगा कि मैम अपनी जेबें भरने के लिए हो रहे हैं, तो वो तो किसी भी सिस्टम के अंदर लूपहोल्स बनाने वाले बना लेंगे, है ना। जिनको करप्शन करना है वो अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं, लेकिन जिस इंटेंशन से, जिस पेन फोकस से चीजें बनाई जाती हैं वो तो यही है कि हमारा जो रोड एक्सीडेंट से डेथ्स हो रही है उनको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोरल एंड फॉनल डेटाबेस। तो नई डिस्कवरीज और न्यू रिकॉर्ड्स सामने लाए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
सो UNFCCC के हिसाब से कुछ न्यू डिस्कवरीज हुई है, कुछ न्यू रिकॉर्ड्स ऐड किए गए हैं फ्लोरा और फौना के अंदर। फ्लोरा क्या होती है, पेड़ पौधों से रिलेटेड, फौना क्या होती है, जीव जंतुओं से रिलेटेड। तो 664 एनिमल स्पीशीज जो है वो फौनल डेटाबेस के अंदर ऐड की गई है 2022 में, और 339 टैक्सा फ्लोरा के अंदर ऐड किए गए हैं। ठीक है, जो एनिमल स्पीशीज है उनका रिकॉर्ड और डिस्कवरीज कौन करेगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा, बॉटनी यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। अब ये जो न्यू डिस्कवरीज हुई हैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 21% ऑफ टोटल डिस्कवरीज जो हुई हैं वो वेस्टर्न हिमालयाज से हुई हैं, हिमालयस का भी वेस्टर्न वाला हिस्सा, और रिमेनिंग मतलब सेकंड नंबर पे कहाँ से मैक्सिमम डिस्कवरीज की गई है, वेस्टर्न घाट से। तो ये वैसे भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, यानी कि यहाँ पे बहुत जैव विविधता मिलती है, तो मैक्सिमम न्यू डिस्कवरीज यहाँ से देखी गई हैं। उसके बाद ये आ जाइए कि एक ऑर्किड स्पीशीज है कैलेंथे लैमेलोसा, कैलेंथे लैमेलोसा, जो कि वैसे चाइना और म्यांमार में मिलता था, लेकिन अभी पहली बार इंडिया में पाया गया है। कहाँ, नागालैंड के जाफर माउंटेन्स रेंज के अंदर। तो अब ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। जाफर माउंटेन रेंज कहाँ है, कोहिमा नागालैंड के अंदर है, और यहीं से पहली बार कैलेंथे लैमेलोसा मिला है। ओके, जो कि एक ऑर्किड की स्पीशीज है। Then coming over to MFI market, that is microfinancing market. तो बिहार overtakes तमिलनाडु to become India's largest MFI market. अभी मार्च 2023 तो ये जो मार्च क्वार्टर गया उसकी रिपोर्ट सामने आई कि पहले तमिलनाडु के अंदर मैक्सिमम माइक्रो फाइनेंसिंग ली जाती थी, यानी छोटे लोन, स्मॉल लोन जो लिए जाते हैं। अब बिहार ने ओवरटेक कर लिया है तो बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट MFI मार्केट। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, क्रिफ हाईमार्क ने पब्लिश की है। सो स्टेट विथ हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग्स इन इंडिया, यानी कि जिसने कि सबसे ज्यादा माइक्रो लैंडिंग ली होगी वो बिहार बन जाता है मार्च 2023 तक। और इसमें भी सबसे ज्यादा ये देते कौन है, MFI मार्केट के अंदर सबसे एक्टिव रोल कौन प्ले कर रहे हैं, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जैसे बैंक में होते हैं उधर बजाज हो गया, और ऐसे फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, बजाज फिनसर्व हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ये सब जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं तो उनका शेयर सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा माइक्रो लेंडिंग करते हैं। उसके बाद बैंक्स का आता है और फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का रोल आता है। Then coming over to farmers distress index. So इंडिया का पहला, आप देखो इंडिया का पहला फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। अगर आप सिविल्स वगैरह दोगे तो आपको इसकी सारी बारीकियों पर भी गौर करना है, और अगर आप वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप मोटे मोटे पॉइंट सारे पता होने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें प्रीलिम्स और मेंस आता है तो भी आपको हर एक चीज़ ढंग से पता होनी चाहिए। तो ये जो इंडेक्स है किसने रिलीज या डेवलप किया है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी CRIDA, इसने डेवलप किया है फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स। अपने तरह का एक पहला इंडेक्स है जो कि सामने आया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी इंडेक्स इशू किया जाता है कोई रीजन होता है उसके पीछे। तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो होता है यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में जो लोग जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली फार्मर्स जो जुड़े हुए हैं, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इतना स्ट्रेस होता है दैट समटाइम्स लीड टू फार्मर सुसाइड्स। तो फार्मर सुसाइड ना बढ़े, इन स्ट्रेस को पहले ही पहचाना जा सके, इसको एड्रेस किया जा सके, उसके लिए इंडेक्स बनाया गया है। अब अगर क्रॉप लॉस हो गया, किसी भी तरह से इनकम शॉक में आ गया फार्मर की भाई कमाई नहीं हो पा रही है, फसल खराब हो गई है, बिकॉज मानसून डिपेंडेंट हमारी एग्रीकल्चर है प्राइमरीली। अब तो इरिगेशन वगैरह बढ़ रहा है लेकिन अभी भी मानसून के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में ये इंडेक्स क्या करेगा, सबसे पहले ये करते हैं लोकल न्यूज़पेपर्स हो गए, न्यूज़ सोशल मीडिया के तहत देखते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में, किसी गांव में, किसी रीजन में, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किसान कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे अगर सूखे की प्रॉब्लम आएगी तो किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर आएगी, तो वो लोकल रिपोर्ट्स को पहले गैदर करते हैं। उन रिपोर्ट्स के अंदर जिनमें डिस्ट्रेस का सिग्नल दिखे कि अच्छा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अतिवृष्टि हो गई, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गई, फसल खराब हो गई, या ओलावृष्टि हो गई, हिल्स आ गए, उसकी वजह से फसल खराब हो गई, या सूखा पड़ गया है फॉर एग्जांपल, या पेस्ट का अटैक हो चुका है। तो ऐसे पहले तो लोकल डिस्ट्रेस के न्यूज सामने पकड़े जाएंगे, उसके बाद उनसे टेलीफोनिक इंटरव्यू करके उन लोगों से बातचीत की जाएगी टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल पोजिशन। और अर्ली साइंस जो है डिस्ट्रेस के, उनको पता लगाने के लिए एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर होगा जिसके बेसिस पे सारे सवाल किए जाएंगे। एक पूरा सेट पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बातचीत की जाएगी। जो रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उन क्वेश्चनर के आंसर्स पे, उनको 7 इंडिकेटर्स पे मैप किया जाएगा। यानी कि भाई रिस्क कितना ज़्यादा है, डेट कितनी है पर्टिकुलर वहाँ के लोगों के ऊपर या एक इंडिविजुअल के ऊपर, अडेप्टिव कैपेसिटी कितनी है, क्या ना चेंजेस ला सकते हैं, लैंड होल्डिंग कितनी है, इरिगेशन किस तरह की है, क्या स्ट्रैटेजीज है उनके पास इस समस्या से जूझने या सुलझाने के लिए, इमीडिएट ट्रिगर्स क्या है जिनसे इमीडिएट प्रॉब्लम फेस हो सकती है, और सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, दिमागी तौर पे कितना कमजोर या कितना
स्ट्रांग एक इंडिविजुअल है, वहाँ के लोग हैं। तो इन 7 इंडिकेटर्स के ऊपर इन आंसर्स से आइडिया लग जाएगा हर एक इंडिविजुअल के आंसर से कि भाई कहाँ स्थिति कैसे बन रही है। उसके बेसिस पे इंडेक्स एक वैल्यू असाइन करेगा 0 से 1 के बीच में कि लेवल ऑफ डिस्ट्रेस कितना है, लो है, मॉडरेट है या सीवियर है। अकॉर्डिंगली इंटरवेंशन के स्टेप्स लिए जाएंगे। ओके हो सकता है अगर बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है और चुकाने की स्थिति नहीं है, फसल खराब हो गई, तो हो सकता है कर्ज माफ के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाए। तो इस तरह से ये जो पूरा इंडेक्स है ये हेल्प करेगा टू मिटिगेट द सिचुएशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के ऊपर आते हैं जो कि स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर निकाला गया। सो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 21-22 के लिए फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। अब देखो ये डिस्ट्रिक्ट के लिए 2021 एंड 21-22 2020 21 से लेकर के 21-22 तक के लिए इसका डेटा सामने लाया गया है। और अगर हम स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 2017-18 से लेकर 2021 तक का पूरा टेन्योर है, उसका डेटा सामने लाया गया है। अगर हम पीजीआई-डी यानी पीजीआई-डी की अगर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डी यानी डिस्ट्रिक्ट, इसकी बात करें तो सबसे 10 ग्रेड्स रखी गई है ना। सबसे हाईएस्ट ग्रेड यानी कि सबसे अच्छा जो स्कोर करेंगे परफॉर्मेंस ये एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे बच्चे को एक अपनी ग्रेड कार्ड मिलता है ना कि आपने कैसे परफॉर्म किया अलग अलग एरियाज में, इसी तरह से स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को एक ग्रेड दिया जाता है कि आपने अलग अलग पैरामीटर्स में कैसा परफॉर्म किया एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो अगर आपका हाईएस्ट ग्रेड होगा तो आप दक्ष कहलाओगे, दक्ष ग्रेड में आओगे, यानी मोर देन 90% आपने सारे ओवरऑल पैरामीटर्स में स्कोर किया है। लोएस्ट ग्रेड रखा गया आकांक्षी 3, आकांक्षी 3 यानी कि 10% के अंदर अंदर आपका स्कोर आया है। वो रही पूरी रिपोर्ट कार्ड। ओके, सो पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ बेस्ट इन लर्निंग आउटकम्स माने गए हैं। पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं। अगर आप दक्ष में देखो ये रही ओवरऑल ग्रेड है ना, जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने ली होगी। दक्ष में कोई नहीं आया, उत्कर्ष में देखो नील पर है ना, ये नील है, कोई नहीं आया, किसी स्टेट यूनियन टेरिटरी का नंबर नहीं आती। उत्तम में कोई नहीं है, उत्तम में कोई नहीं है, प्रचेष्टा 1 में कोई नहीं है, प्रचेष्टा 2 के अंदर चंडीगढ़, पंजाब ओवरऑल में आए हैं। लर्निंग आउटकम में पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान आए हैं। ठीक है, उत्कर्ष में जरूर हुए आपको गुजरात, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली और चंडीगढ़ दिखेंगे टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर। तो ये यहाँ पर आपको सारे पैरामीटर्स दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको इनकी रैंकिंग रेटिंग दिख रही है कि इसमें कितने स्टेट्स या टेरिटरीज लाइव कर रहे हैं। उसके बाद प्रचेष्टा 3 के अंदर 6 आ रहे हैं, आकांक्षी 1 में 13 आ रहे हैं, आकांक्षी 2 में 12 आ रहे हैं, आकांक्षी 3 के अंदर 3 स्टेट्स आ रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार्टिंग की 5 कैटेगरीज में देयर वर नो स्टेट or union territory. So no state and union territory have been found in top 5 categories of PGI. Number 1 पंजाब, चंडीगढ़, प्रचेष्टा ग्रेड 2 में इन्होंने अपनी पोजीशन दिखाई है। ठीक है जी, उसके अलावा राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ हाईएस्ट मार्क्स लेकर के एक तरह से आए हैं। आकांक्षी 3 यानी सबसे नीचे जो आपको दिखेंगे 3 स्टेट्स हैं, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिनकी परफॉर्मेंस लो रही है। आप इस मैप पे भी गौर करोगे ना तो आपको सारी इन्फो सामने मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंडेक्स दिया हुआ है और वो कलर से आप देख सकते हो। आकांक्षी 3 जो आपको ब्रिक कलर दिखेगा, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, ये दिख रहे हैं आपको। ओके, चलिए IMD लॉन्चेस हीट इंडेक्स। अब हम बात करेंगे हीट इंडेक्स की। हीट इंडेक्स भी जो इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, वो अभी हीट इंडेक्स ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस बोल करके लाया गया है। और ये इन्फॉर्मेशन दी किरण रिजिजू ने, जो कि हमारे न्यू मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस बने हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हीट इंडेक्स एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लाया गया है और इससे क्या होगा, एक जो फीलिंग होती है ना कि कितनी गर्मी है, एक्चुअल गर्मी इज वन थिंग, लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर के साथ में ह्यूमिडिटी फैक्टर्स को मिलाया और एक इंसान कितनी गर्मी महसूस कर रहा है। सो अपेरेंट टेम्परेचर के अपेरेंटली टेम्परेचर इतना है, मैं थर्मोमीटर लेके नहीं चेक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फील कितना हो रहा है, यानी कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का कितना इंपैक्ट मुझे दिख रहा है और उसकी वजह से कितना डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये हीट इंडेक्स से पता लगाया जाएगा। और अकॉर्डिंगली उन एरियाज को एक वार्निंग्स हो सकती है, गाइडलाइंस इशू की जाएंगी कि आप क्या क्या ध्यान रखिए, नहीं रखिए। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जैसे आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, इसी तरह से हीट वेव आने वाली है या तापमान बढ़ सकता है, तो ध्यान रखिए, ये सारी चेतावनियां इशू की जा सकेंगी या फिर एग्जिस्टिंग क्या चल रही है वो भी बताया जा सकेगा। कलर कोडिंग सिस्टम के थ्रू ये बताया जाएगा। ग्रीन कलर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटल हीट है,
येलो आ जाएगा 36 to 45, ऑरेंज 45 to 55 और रेड अगर 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स दिखाएगा। तो रेड अलर्ट क्या बताएगा, बी विजिलेंट, डू नॉट स्टेप आउट अगर नेसेसरी नहीं है। ऑरेंज में बताया जाएगा कि भाई प्रिकॉशन रखिएगा, हीट क्योंकि ज्यादा है, ओवर एक्सपोजर मत कीजिएगा। येलो बताएगा कि भाई हीट है, ध्यान रखो थोड़ा, और ग्रीन में कोई नहीं, बिंदास घूमने जाओ। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू किया है। तो अब जब भी किसी हम संस्था या इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं उसका थोड़ा सा हम स्टार्टिंग देख लेते हैं। तो 15 जनवरी 1875 में एग्जिस्टेंस में आया था और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में काम करता है। Then coming over to फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया ने रिवील किया, अभी फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया चालू हो गया था जुलाई 21 में और जून 24 तक चलेगा, ओके। लेकिन अभी जो एक रिविलेशन सामने आया है कि जो ईस्ट कोस्ट है ना, जो ईस्ट कोस्ट है यहाँ पे डॉल्फिन्स और वेल्स की अच्छी आबादी देखी गई है, ओके। सो यहाँ पे वेल्स भी देखी गई है, डॉल्फिन्स भी देखी गई है, तो यहाँ का हमारा जो मरीन इकोसिस्टम है ठीक वर्क कर रहा है। टोटल, अच्छा अगर हम सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो 2703 डॉल्फिन्स और 4 वेल्स हैं जो कि कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल 12 to 200 नॉटिकल माइल्स तक, ओके, यहाँ तक पूरे में देखी गई है। और ओवरऑल अगर हम इस सर्वे की बात करें, बिकॉज ये जो सर्वे है ऐसा नहीं सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट पे हो रहा है, ये ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट पे, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे सब जगहों पे कंडक्ट किया जा रहा है, ओके। वेस्ट कोस्ट हो गई, ईस्ट कोस्ट हो गई, पोर्ट ब्लेयर के आसपास वाला हिस्सा हो गया। तो टोटल 10,416 डॉल्फिन्स, 16 स्पीशीज की एंड 27 वेल्स ऑफ 4 स्पीशीज हैव बीन साइटेड इन दिस एरिया। ये जो पूरा सर्वे होता है FSI, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, फिशर सर्वे ऑफ इंडिया, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि लॉन्च हुई थी सितंबर 10, 2020 को। क्यों? ब्लू रेवोल्यूशन लाने के लिए, यानी कि फिशरी सेक्टर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए। और 2020 से 2025 तक का इसका आउटले 20,050 करोड़ रखा गया। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत 1983 में हो गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इस सर्वे को कंडक्ट कराना शुरू किया था, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन खत्म, जिसमें हमने सारे इंडेक्सेस और रैंकिंग्स कवर किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पर्सपेक्टिव से। अब हम बढ़ेंगे हमारी दूसरी कैटेगरी की तरफ, विच इज स्पोर्ट्स न्यूज। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम रीसेंट लॉन्चेस जो आपके एक CA को ईज आउट करने के लिए लाए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम स्पोर्ट्स न्यूज में आगे बढ़ते हैं। एक आपको 6 मंथली CA मैगजीन ई फॉर्म में, यानी कि PDF फॉर्म में मिल जाएगी, जिसके अंदर जनवरी से लेकर जून तक का सारा जो भी मंथली कंपाइलेशन है वो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। यानी जनवरी से जून तक लेकर पूरी बुक्स एंड ऑथर्स, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, सारे स्पोर्ट्स एटसेट्रा, जितनी भी कैटेगरीज है सब कुछ आपको एक जगह कंपाइल मिल जाएंगी। अलग अलग CA लेने की बजाय आप मंथली CA मैगजीन पर मूव कर सकते हो। और इसी का लास्ट मिनट अगर आपको रिविजन कर रहा है, एग्जाम आ गया, बिल्कुल लास्ट डे है या 2-3 दिन पहले, आप पूरे डिटेल डॉक्यूमेंट तो पढ़ने नहीं बैठ सकते हो, तो उस केस में CA रफ्तार एक डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए लाया गया है, जिसमें अगेन वही 6 मंथ की न्यूज़ है, कैटेगरी वाइज है, लेकिन हेडलाइन फॉर्म के अंदर आपको मिलेगी। जो बच्चे MCQs के थ्रू रिविजन करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि देख लें क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, तो आपके लिए सवाल ई बुक है। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, क्योंकि क्वार्टर ई बुक यानी 3 महीने में एक सामने आएगी आपकी, और हर क्वार्टर ई बुक में 300 से भी ज़्यादा आपको MCQs मिलेंगे। हर एक का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा, ताकि वहीं पे आप उसके आजू बाजू की जो भी बैकग्राउंड है, जो भी रिलेटेड इन्फो है, सारी पढ़ सको। ये सब कुछ आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा। और सवाल की जो इंडिविजुअल ई बुक है, यानी हर एक क्वार्टर की, वो आपको parchamclasses.in पे मिल जाएगी। एनुअल सब्सक्रिप्शन ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। चलो पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली न्यूज़ है विंबलडन से रिलेटेड, एंड कार्लोस अल्कराज बीट्स नोवाक जोकोविच टू विन फर्स्ट विंबलडन टाइटल। अपना करियर का पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने और हराया है नोवाक जोकोविच को। कार्लोस स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर यानी स्पेन को बिलोंग करते हैं, और ये जो टूर्नामेंट था, ये जो पूरा ग्रैंड स्लैम टाइटल था, ये लंदन के अंदर खेला गया। नाउ विमेन सिंगल टाइटल, जो मैंने आपसे किक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा था, तो मार्केटा वोंद्रोशोवा, तो इन्होंने जीता है विमेन सिंगल्स टाइटल। ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी है। हराया किसको है, यू विल बी राइटिंग डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मार्केटा डिफीटेड व्हिच प्लेयर टू विन विंबलडन 2023। विंबलडन, अगर हम सारे ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की बात करें, इवेंट्स की बात करें, तो सबसे पुराना है। 1877 में इसकी शुरुआत हुई, जबकि US ओपन 81 में, फ्रेंच 91 में और ऑस्ट्रेलिया 1905 में शुरू किया गया था। ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, जैसे फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। अब आप मुझे बता दीजिए जल्दी से, US और ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट्स पे खेले जाते हैं। एग्जामिनर पूछता है कि कौन से सीक्वेंस में ये सारे टाइटल्स होते हैं एक साल में, इनके कोर्ट्स किस तरह के होते हैं, इनके कोर्ट का डायमेंशन पूछ लिया जाता है, प्लेयर कौन जीते, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसके, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होती हैं। नेक्स्ट, यूकी ब्रामरी विंस मेडन ATP डबल्स टाइटल इन स्पेन। अपना पहला मेडन यानी पहला ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का जो खिताब है यूकी ब्रामरी ने जीता है। और इनके साथ में जो खिलाड़ी रहे, बिकॉज ये एक टीम इवेंट था, ओके, डबल्स मैच था,
तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर लॉयड हैरिस हैं जिनके साथ इन्होंने जोड़ी बनाई और ये इवेंट जीता है। इसी के साथ यूकी भाम्बरी जो है, इनके बारे में भी देखिए कि जूनियर एशियन ओपन टाइटल जीतने वाले पहले इंडियन थे, जूनियर कैटेगरी में एशियन ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। आंद्रिया गॉडेंजी हैं जो कि करंट प्रेसिडेंट है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। कमिंग ओवर टू बैडमिंटन, लक्ष्य सेन क्लेंचेस मेन सिंगल कनाडा ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023। कनाडा ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023 किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है और उन्होंने हराया है ली शी फेंग को जो कि चाइना के हैं। ये कहाँ पे हुआ? कनाडा के अंदर ही हुआ, कनाडा ओपन है। तो इंडियन शटलर यानी बैडमिंटन प्लेयर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया फॉर फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट। सो कौन है वो जिन्होंने फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। और इनका जो फास्टेस्ट शॉट बाय अ मेल प्लेयर इन बैडमिंटन के नाम से रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। 565 किलोमीटर पर आवर का स्मैश इन्होंने बैडमिंटन कोर्ट में अंडर कंट्रोल एनवायरमेंट मारा। आईपीएल वर्जन ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर रोल इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? नंबर 1 तो ये क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड है। दूसरा, ये जो आईपीएल वर्जन है इम्पैक्ट प्लेयर का, कि इम्पैक्ट प्लेयर आप असाइन कर सकते हो, यानी कि टॉस हो उससे पहले 11 खिलाड़ी के साथ साथ आप 4 इम्पैक्ट प्लेयर के नाम अनाउंस कर सकते हो और उसमें से किसी एक खिलाड़ी को आप मैच में खिला सकते हो अगर आप चाहो। ऐसा रूल नहीं है, मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं है। वही सेम रूल अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ऊपर भी जो T20 ट्रॉफी है उस पर लाया जाएगा। कब से? अक्टूबर 16 से बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। लाइक आई टोल्ड यू, 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर आप अनाउंस कर सकते हो बिफोर द टॉस, और ये इम्पैक्ट प्लेयर उनमें से कोई एक हो सकता है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी डोमेस्टिक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि इंडिया में खेला जाता है हर साल। अब हम आते हैं किस पे? ग्रैंड प्री पे। तो मैक्स वर्स्टैपेन विंस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2023। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। अब ये अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्री हुए हैं ना, सबका आपको क्रक्स यही दे दिया गया है। तो ये सब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं। कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको, मायामी, ब्रिटिश, बहरीन, हंगेरियन एंड बेल्जियम ग्रैंड प्री, ये सब मैक्स वर्स्टैपेन के नाम पे। तो ये सब तो रटने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप ये याद कर लीजिए कौन सा व्यक्ति है जिसने इसके अलावा कुछ जीता हो। तो अज़रबैजान ग्रैंड प्री सर्जियो पेरेज ने जीता है एंड सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री सर्जियो पेरेज ने जीता। ये 2 हैं जो सर्जियो के नाम गए, बाकी सब मैक्स वर्स्टैपेन के नाम। 132nd ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट टू बी ऑर्गेनाइज इन कोलकाता। कोलकाता के अंदर 132 नंबर का एडिशन का ड्यूरेंट कप होगा। और अब यही पे सवाल आ जाता है, ड्यूरेंट कप जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, डोमेस्टिक फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, 3 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में खेला जाएगा कोलकाता के अंदर। ड्यूरेंट कप एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है और 27 ईयर्स के गैप के बाद फॉरेन टीम्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल्दो जो इंडियन क्लब्स होते हैं, फुटबॉल क्लब्स, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार जो 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे उनमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी पार्टिसिपेट करेगा। तो 27 ईयर्स के बाद डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल टीम्स भी आएंगी। ये जो कप है ये इंडियन आर्म फोर्सेस इसको ऑर्गेनाइज करती हैं और इसका जो इनॉग्रल यानी फर्स्ट एडिशन था वो शिमला में 1888 के अंदर खेला गया था। जो भी टीम ड्यूरेंट कप जीतती है उसको 3 ट्रॉफीज मिलती हैं। यस, सो एफर्ट 1 और फायदे 3। विनिंग टीम वॉक्स अवे विद 3 ट्रॉफीज। कौन सी वो 3 ट्रॉफीज है? ड्यूरेंट कप तो है ही, जो कि रोलिंग ट्रॉफी होती है, यानी कि हर साल जो भी जीतेगा उसको दिया जाता है। फिर एक शिमला ट्रॉफी होती है, ये भी रोलिंग ट्रॉफी होती है। ओके, और इट इज फर्स्ट गिवन बाय रेसिडेंट्स ऑफ शिमला इन 1904, इसलिए इसको शिमला ट्रॉफी कहा जाता है। फिर एक होता है प्रेसिडेंट्स कप, जो कि परमानेंट कीप के लिए होता है, यानी जो टीम जिस साल जीती उसी के पास रहेगा, वापस किसी और टीम को नहीं दिया जाएगा, अगले साल दूसरा बनाया जाएगा। इसको सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने दिया था, तो इसलिए इसको प्रेसिडेंट कप कहा जाता है। ओके, तो इनिशियली ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं उनके लिए ये टूर्नामेंट शुरू किया गया था, लेकिन अब ऑफकोर्स ओपन टू सिविलियन है। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जो है सबसे सक्सेसफुल टीम्स इस टूर्नामेंट या कप के अंदर रही हैं। 16 टाइम्स ईच वो जीत चुकी हैं। SAFF बांग बंधु चैंपियनशिप 2023 इंडिया, तो इंडिया बीट कुवैत टू लिफ्ट SAFF चैंपियनशिप टाइटल फॉर द 9th टाइम। रिकॉर्ड 9 टाइम हमने SAFF चैंपियनशिप यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप अपने नाम की है। किसको हराया है? कुवैत को हराया। ये कहाँ हुई? इंडिया में ही हुई। ओके, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर ही खेली गई और रिकॉर्ड हमने हमारी 9th टाइम विन कर ली। ये हर 2 साल में खेलनी जाती है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका रहे। और सबसे पहले ये लाहौर पाकिस्तान के अंदर 1993 में खेली गई थी और उस समय इंडिया ने ही पाकिस्तान को फिनाले के अंदर हराया था। इस बार जो पूरा ये चैंपियनशिप हुआ उसमें किन किन को अवार्ड्स मिले हैं वो ये आप देख सकते हो। फेयर प्ले अवार्ड नेपाल फुटबॉल टीम को, बेस्ट गोलकीपर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है,
पर ठीक है, एक बार लिख दिए गए हैं. इफ यू फील लाइक पेइंग अटेंशन विद यू कैन पे अटेंशन. हाईएस्ट गोल स्कोरर सुनील छेत्री रहे, 6 गोल्स किए. बेस्ट गोलकीपर अनिसुर रहमान जीको रहे. मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील छेत्री रहे. ठीक है, चले. इंडिया रैंक 100 इन फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग. तो फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग के अंदर इंडिया का 100th रैंक, 100वें नंबर पे हम पहुंच चुके हैं. फर्स्ट टॉप 3 रैंक्स कौन से रहे? अर्जेंटीना, फ्रांस एंड ब्राजील रहे. फीफा जो कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है बेसिकली, 1904 में शुरू हुआ था. और इसकी जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है. कतर वर्ल्ड कप 2022 विनर जो लास्ट अभी हुआ था, उसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया. देन कमिंग ओवर टू वुमेन फुटबॉल और मेन फुटबॉल अवार्ड जो AIFF ने दिए हैं. तो लालियांजुआना चामते एंड मनीषा कल्याण नेम्ड AIFF, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. कहीं हमने लिखा है? नहीं लिखा है. ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेन एंड वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 22-23 अवार्ड से सम्मानित किए गए. मनीषा कल्याण जो कि पंजाब से, उनको लगातार 2nd टाइम फुटबॉलर ऑफ द ईयर विमेन कैटेगरी के अंदर अवार्ड किया गया है. AIFF मेंस एमर्जिंग फुटबॉलर अगर आप देखें, आकाश मिश्रा हैं एमर्जिंग विमेन के अंदर, शिलजी शाजी हैं. मेंस कोच ऑफ द ईयर क्लिफर्ड मिरांडा एंड विमेन्स कोच ऑफ द ईयर जिनको कि विमेन अंडर 17 टीम के लिए अभी हाल ही में हेड कोच भी बनाया गया है, प्रिया पार्थी वालापिल. इनको विमेन कोच ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया. AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे जी हैं. ये दोनों की पिक्चर है, देख लीजिए. चलिए आगे. मिनर्वा अकेडमी बिकम्स फर्स्ट इंडियन क्लब टू विन गोथिया कप. अब ये गोथिया कप क्या है, कहाँ खेला जाता है, हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार किसी इंडियन क्लब ने इस कप को जीता है. सो गोथिया कप स्वीडन के अंदर खेला गया. ये इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट होता है. वैसे हम यूथ कैटेगरी के इवेंट्स या स्पोर्ट्स को नहीं कवर करते, लेकिन क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में इंडिया के किसी क्लब ने इस इवेंट को जीता है, इसलिए जानना जरूरी है. इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल क्लब होता है और हर साल ये गोथेनबर्ग जो स्वीडन के अंदर खेला जाता है. और पहली बार इंडिया का एक क्लब है मिनर्वा अकेडमी, इसने इसको जीता है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें 1700 से भी ज्यादा टीम्स पार्टिसिपेट करती है, 1700 से भी ज्यादा. माय गॉड. चलो, FIH हॉकी प्रो लीग. अब देखो, प्रो लीग्स होती हैं अलग अलग. कबड्डी प्रो लीग है, हॉकी प्रो लीग है, उसी की तरह आपकी टेबल टेनिस प्रो लीग है, ये सब है. तो अब आपको ये देखनी पड़ेंगी, जैसे जैसे प्रो लीग्स आती जाएंगी वैसे वैसे हमें पढ़ना पड़ेगा. FIH हॉकी प्रो लीग 22-23 सीजन इंडिया 4th रहा. टॉप पे रहा नेदरलैंड्स, और ये अक्टूबर 22 में शुरू हुआ था और जुलाई 23 में खत्म हुआ है. इंडियन टीम सिक्योर 2 गोल्ड मेडल एट 64th इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ और हम 2 गोल्ड मेडल्स के साथ वापस आए हैं, और ये जापान के अंदर खेला गया. अच्छा, जितने भी इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं ना, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इन सब के हों, तो उनकी जो नोडल सेंटर होता है जो ट्रेनिंग और सिलेक्शन वगैरह करता है, वो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन TIFR होता है. ये आप ध्यान रखेंगे. और इसी के साथ साथ एक और देख लीजिए ओलंपियाड, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 34th एडिशन रहा, और इसमें हमने 4 गोल्ड मेडल्स जीते, और हमारी ही बराबर सिंगापुर ने भी 4 गोल्ड मेडल्स जीते. ये UAE के अंदर कंडक्ट किया गया. आई वाज टेलिंग यू ना, अलग अलग प्रो लीग्स होती हैं. अभी हमने हॉकी की देखी थी. अब देख लीजिए टेबल टेनिस, अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट. तो ये भी एक तरह से लीग ही है. गोवा चैलेंजर्स ने जीता है अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट. हराया किसको है? चेन्नई लायंस को हराया. सीजन 4 था ये. कहाँ हुआ? ये पुणे के अंदर खेला गया, जुलाई 13 to 27, और 4 साल के गैप के बाद इसको ऑर्गेनाइज कराया गया. कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया? 6 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन इट. नाउ DD स्पोर्ट्स ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर अनाउंस हो चुका है फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ से चलते हैं आगे. DD स्पोर्ट्स सिक्योर्स टेलीविजन राइट्स, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन, फीफा वर्ल्ड कप 2023 का. ओके, सो 9th एडिशन फीफा विमेंस वर्ल्ड कप, विमेन की हम बात करें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. 9th एडिशन होगा विमेंस फीफा वर्ल्ड कप का, और इसके अंदर जो होस्ट होने वाले हैं 2 कंट्रीज हैं जो को होस्ट इसको करेंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. DD स्पोर्ट्स जो कि अब इसका TV ऑफिशियल्स लॉन्च करेगा TV के अंदर, यानी राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स उसके पास होंगे. सो अब यहाँ पे एक बार आप नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है. सो 18 मार्च 1998 को दूरदर्शन DD स्पोर्ट्स एग्जिस्टेंस में आया था, और सबसे पहले जो
विमेंस वर्ल्ड कप है वो मेंस के एक साल बाद खेला गया, यानी 1991 में चाइना के अंदर खेला गया था। ये भी हर 4 साल में होता है, जैसे कि मेंस वर्ल्ड कप होता है फीफा। नीरज चोपड़ा वन लॉस एंड डायमंड लीग 2023। लॉस एंड डायमंड लीग 2023 किसने जीती है? नीरज चोपड़ा ने जीत ली है, और उन्होंने 87.66 मीटर का अपना बेस्ट थ्रो अचीव किया है। और ये जो डायमंड लीग है, लॉस एंड डायमंड लीग, एलीट ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक चैंप कॉम्पिटिशन्स होते हैं, 1998 से खेले जा रहे हैं। फिर हम आते हैं कि यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल कौन बन गए हैं? अंशुमन जिंगरन बन गए हैं, और इन्होंने, ये नवी मुंबई को बिलोंग करते हैं, इन्होंने नॉर्थ चैनल क्रॉस किया है सबसे कम उम्र में। तो ये नॉर्थ चैनल है कहाँ? आप पहले मैप देख लो, ये आपको दिख रहा है स्कॉटलैंड, यूके में स्कॉटलैंड, और ये नॉर्दर्न आइलैंड, इनके बीच का ये जो पानी आपको दिखता है, दिस इज नॉर्थ चैनल। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये नॉर्थ चैनल पड़ता है, और यहीं पे आप इंग्लिश चैनल भी देख लीजिए, बिकॉज अभी मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश चैनल के बारे में भी। तो देखिए, नॉर्थ चैनल जो एक स्ट्रेट है लोकेटेड बिटवीन नॉर्दर्न आइलैंड एंड स्कॉटलैंड। नाउ यहीं पे ध्यान दीजिए कि फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडियन अगर पूछा जाएगा तो एल्विस अली हजारिका हो जाएंगे, और यंगेस्ट पर्सन पूछा जाएगा तो अंशुमन जिंगरन हो जाएंगे। यहीं पे इंग्लिश चैनल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल कौन? मिहिर सेन। जो फर्स्ट इन इंडिया कैटेगरीज हम पढ़ते हैं ना, उसमें मिहिर सेन नाम आपने कई बार सुना होगा। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ऑस्ट्रेलिया पुल्स आउट एज होस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम वापस ले लिया है कि नहीं भाई, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होस्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोजेक्टेड कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इतना बजट नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास। उन्होंने बोला नहीं, आई विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, क्योंकि अराउंड $7 बिलियन के खर्चा आ रहा है। किसी ने भी इस बिड में अपना इंटरेस्ट नहीं शो किया था, इसलिए विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने अपना नाम आगे रखा था कि ठीक है हम होस्ट कर लेंगे। कॉमनवेल्थ हर 4 साल में होता है, ठीक है, और उसी में जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनका एक एक करके नंबर आता है होस्ट करने के लिए। सबसे पहले 1930 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और लास्ट टाइम यानी 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर ही हुआ था। अब देखो, जो भी ऐसे इवेंट होते हैं ना जो हर 4 साल में, हर 3 साल में, हर 5 साल में एटसेट्रा होते हैं, तो जब कभी भी, जब तक ये वापस रिपीट नहीं हो जाते, हर एग्जाम के अंदर पिछले इवेंट के बारे में पूछा ही जाएगा। जैसे कि जब तक 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हो जाएंगे तब तक आपको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के सभी चीज़ों पे पकड़ रखनी है, एग्जामिनर पूछेगा। आप ये मत सोचना कह रहे हैं 2022 के भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 2025 में, 2024 में भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम अगर आप दोगे तो 2022 का कॉमनवेल्थ पूछा जा सकता है, ओलंपिक पूछा जा सकता है। आप ये मत बोलना मैम 3 साल पुरानी, 2 साल पुरानी करंट अफेयर है। नहीं, ये इवेंट क्योंकि रिपीट नहीं हुए हैं तो लास्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेंसस 2011 का सेंसस अभी भी पूछा जाता है, तो भाई 12 साल हो गए, 13 साल हो गए तो भी पूछा जा रहा है ना, सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, आदित्य सामंत बिकम्स इंडियाज 83rd चेस ग्रैंड मास्टर। तो 83rd नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आदित्य सामंत, और ये इसी से पहले 82nd ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तेलंगाना के वी प्रणीत बने थे। लॉर्ड हनुमान ऑफिशियल मैस्कॉट बनाए गए हैं 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के, जो कि थाईलैंड में होनी है। तो एशिया की बिगेस्ट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जो है वो बैंकॉक के अंदर हो चुका है। एक्चुअली होना तो क्या है, हो चुका है। 8 टीम्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट इसके अंदर किया था, और लॉर्ड हनुमान इसके मैस्कॉट बनाए गए। अब इसके रिजल्ट्स वगैरह भी देख लेते हैं। इंडिया 3rd रहा 27 मेडल्स के साथ में। टॉप किसने किया? तो यहाँ पे देखिए, जापान टॉप पे रहा, 2nd नंबर पे चाइना, 3rd नंबर पे इंडिया। अगर आप इस तरह का मेडल टेबल देखोगे, सारी चीज़ें इसमें क्लियर है कि इंडिया 6 गोल्ड मेडल्स लेके आया, 12 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। तो ये सिल्वर ब्रॉन्ज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 6 गोल्ड मेडल हम लेके आए, ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद वापस आ जाइए कि एथलीट ज्योति याराजी जो है उन्होंने पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लिया था इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप के अंदर, इस बार जो हुई थी, ठीक है। तो ये बाकी जो 6 गोल्ड मेडलिस्ट है ना टोटल, उनके नाम भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ज्योति याराजी हैं, अब्दुल्ला अबू बकर हैं, पारुल चौधरी, देन अजय कुमार सरोज, तजिर ओहो ये तो टंग ट्विस्ट हो गया तजिंदर पाल तुअर, देन मिक्स्ड टीम। ओके, सो ये सारे आपके 6 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इंडियन टीम वन ब्रॉन्ज मेडल एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में, जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुई सर्फिंग की, उसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। कहाँ हुई है? मालदीव्स के अंदर खेली गई, 18 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज भी देख लीजिए, अगस्त 14 से 20 तक फर्स्ट एवर वर्ल्ड सर्फिंग लीग होगी, जो कि इंडिया में महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर होस्ट की जाने वाली। अब सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाली न्यूज़ हमने कर ली है। अब ऐसी न्यूज़ जिनमें 1 लाइनर्स आपको नज़र से गुजार लेने चाहिए कि कभी एग्जामिनर पूछेगा तो ये 1 लाइनर में से कुछ क्वेश्चन उठ के आ सकता है।
ड्रीम 11 ने रिप्लेस किया है बायजूस को प्रिंसिपल जर्सी स्पॉन्सर के लिए फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी होती है, टी शर्ट होती है, उसका प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन रहेगा? ड्रीम 11 रहेगा। अब फिर हम देखते हैं कि कोरिया ओपन 2023 में मेंस डबल टाइटल किसने जीता है? इंडिया ने सात्विक साईराज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो पॉपुलर जोड़ी है उन्होंने जीता है। किसको हराया? इंडोनेशिया को हराया। तमिलनाडु ने अनवील किया है बोमन, बोमन एक एलिफेंट है, बोमन मैस्कॉट फॉर 2023 मेंस एशिया चैंपियंस ट्रॉफी, और जो कि चेन्नई के अंदर अगस्त 3 से 12 के बीच में होनी है। अब हो चुकी है, तो अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान और कोरिया में से कौन सी टीम ने ये जीती है। ठीक है, चल बाकी हम ऑफकोर्स इसको अगस्त में कवर करेंगे, अगस्त के मंथली सीएम। इंडियन जैवलिन थ्रोअर्स अनु रानी एंड किशोर जीना बैग गोल्ड मेडल्स किसमें? मेन, विमेन और मेन रिस्पेक्टिवली जैवलिन थ्रो इवेंट्स में, जो कि लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप मीरठ के अंदर हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसे भी सवाल बन जाते हैं कि अनु रानी का जो रिलेशन है वो कौन से स्पोर्ट से है, तो आपको पता होना चाहिए जैवलिन थ्रो से। ठीक है, चलिए। इंडियन विमेन बीट स्पेन 3-0, 3-0 इज नॉट इम्पॉर्टेंट। स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। हराया किसको है? स्पेन को ही हराया है। रशिया और बेलारूस को पेरिस ओलंपिक इनवाइटीज की लिस्ट में से हटा दिया गया जी, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, देन आईसीसी ने अनाउंस किया है इक्वल प्राइज मनी फॉर मेन एंड विमेन एट ग्लोबल इवेंट्स। जो भी ग्लोबल इवेंट्स होंगे उनमें सेम प्राइस, सेम जो प्राइज मनी है मिलेगी, इक्वल। देन इंडियन एथलीट है अजीत सिंह, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगेन जैवलिन थ्रो से रिलेशन है इनका। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि पेरिस के अंदर भी। तो कौन सा स्पोर्ट से कौन सा खिलाड़ी जुड़ा हुआ है, अगर पर्टिकुलरली वो गोल्ड लेकर के आ जाते हैं तो बहुत ध्यान दीजिएगा। इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा विन सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट जो कि हंगरी के अंदर कंडक्ट हुआ। एंड देन त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता है इनॉग्यूरल ग्लोबल चेस लीग। अब देखो ग्लोबल चेस लीग भी हो गया, जैसे हमने टेबल टेनिस में देखा एटसेट्रा। सो इनॉग्यूरल ग्लोबल चेस लीग हुआ जिसमें त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स जीते हैं। हराया किसको है? मुंबई मास्टर्स को हराया। एंड फाइनली एक और स्लाइड है फॉर शॉर्ट न्यूज। ऋतुराज गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर हैं जिन्होंने इंडियन मेंस और विमेन्स स्क्वाड को लीड किया 19 एशियन गेम्स के अंदर। श्रेयंका पाटिल बिकम्स फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी पार्ट ऑफ कैरेबियन प्रीमियर लीग। कैरेबियन प्रीमियर लीग में पहली इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, श्रेयंका पाटिल। देन दीपिका पालिकल कार्तिक एंड हरिंदर पाल संधू इंडियन स्क्वॉश प्लेयर्स हैं ये, और ये गोल्ड लेकर के आए एशियन स्क्वॉश मिक्स डबल चैंपियनशिप में जो कि चाइना के अंदर हुई। ठीक है जी, तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। अब फाइनल कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं विच इज इंटरनेशनल न्यूज। ऑलराइट, तो सबसे पहले न्यूज देखते हैं। प्रीति अगलियम टू बिकम फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ IIT टू लेड नहीं आएगा, लीड आएगा, लीड IIT ज़ांज़िबार। सो IIT मद्रास का सबसे पहला इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया ज़ांज़िबार के अंदर ओपन होना है, और उसको लीड कौन करेंगी? वुमेन डायरेक्टर पहली अपॉइंट होंगी, और वो है प्रीति अगलियम। आप पहले पिक्चर देख लीजिए, शी इज प्रीति अगलियम जो कि लीड करेंगी IIT ज़ांज़िबार को। नाउ शी इज बीन नेम्ड डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ IIT ज़ांज़िबार कैंपस इन तंजानिया। और रिसेंटली इंडिया और तंजानिया के बीच में वो साइन हुआ था जिसके हिसाब से पहला जो इंटरनेशनल कैंपस है IIT मद्रास का वो तंजानिया ज़ांज़िबार में ओपन होना है। OCA इलेक्ट्स शेख तलाल एज न्यू प्रेसिडेंट। OCA क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने अपने नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं, और उनका नाम क्या है? कुवैत के शेख हैं तलाल फहाद अल अहमद अल सबा। ऑलराइट, इनके पहले इनके ब्रदर जो हैं वो इस पोजीशन पे थे फॉर सो मेनी इयर्स, और नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड। सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया क्या है? बेसिकली इस अपॉइंटमेंट के साथ ही ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये गवर्निंग बॉडी है जो कि एशिया के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको गवर्न करती है, और 45 मेंबर की एक नेशनल ओलंपिक कमेटी है। ये 1982 के अंदर बनी थी, हेडक्वार्टर है कुवैत के अंदर, और 1982 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। एंड देन जो मोटो है वो एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहना। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ न्यूज दैट इंडियन मैंगो फेस्टिवल आमरस इन रशिया। तो आमरस करके एक इंडियन मैंगो फेस्टिवल है जो कि रशिया के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यूपी के दिनेश प्रताप सिंह, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पोजीशन एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया पवन कपूर, ये नाम याद रखेंगे, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया पवन कपूर। इन दोनों ने मिलकर के पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखा है। इंडियन मैंगो फेस्टिवल आमरस कहाँ हुआ? रशिया में, मॉस्को के अंदर हुआ। और 5 सैंपल्स हैं जो हर एक इंसान को दिए गए। 5 वेराइटीज ऑफ मैंगो हैं जो जिनका वहाँ पर डिस्प्ले किया गया, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और मलिका मैंगो। देन जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, S जयशंकर, उनका विजिट हुआ तंजानिया।
सो उस विजिट के हाईलाइट्स जो है उनको हम थोड़े देख लेते हैं। इंडिया और तंजानिया के बीच में लोकल करेंसी में ट्रेड हो सके, इसका प्रपोजल था और जो पेश किया गया। सो प्रपोज लोकल करेंसी ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट। उसके अलावा जो कन्वेंशनल डॉलर ट्रांजैक्शन में ट्रेड है वो ना हो आगे, उसको अवॉइड किया जाए। 3 इंडियन बैंक्स हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस तंजानिया में चला रखे हैं और आरबीआई ने ऑलरेडी प्रोविजंस बनाए हैं कि जो लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल हो सके। सो इंडिया तंजानिया बिगिंस ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसी, ये जो एक प्रपोजल था कि शुरू हो सके वो पॉसिबल हो गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इन्फॉर्म किया है कि इंडिया और तंजानिया अब ट्रेड सेटल करेंगे लोकल करेंसीज के अंदर। उसी के साथ साथ क्या होगा, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है बहुत स्ट्रांग होंगे। इंडिया तंजानिया की बायलैटरल ट्रेड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑलरेडी दर्ज कर चुकी है। 22-23 के अंदर $6.4 बिलियन का ट्रेड दोनों देशों में देखा गया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक है जिनके ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट हो रखे हैं। उसके अलावा 18 कंट्रीज हैं जिन्होंने वॉस्ट्रो अकाउंट्स इंडियन बैंक्स के अंदर खोले हुए हैं। मैं जल्दी से आपसे पूछूंगी बिकॉज बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, मैंने भी किया है, और जो बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज आप डिस्कस करते हो पायल मैम के साथ, उसमें भी हमने नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स की बात की है। तो बताइए वॉस्ट्रो अकाउंट्स कौन से होते हैं? ठीक है, जल्दी से बताएं। ऑलराइट, नाउ गुइलेन-बेयर सिंड्रोम। अब गुइलेन-बेयर या बैरे सिंड्रोम क्या है, ये न्यूज में रहा, इंपॉर्टेंट है साइंस के एंगल से। सो पेरू एक ऐसा देश है जिसने इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी घोषित की है क्योंकि वहाँ पे गुइलेन-बेरे सिंड्रोम बहुत तेजी से फैल रहा है, लोग उससे सफर कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस सिंड्रोम ऑल अबाउट? ये एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून यानी अपने ही इम्यून सिस्टम से चालू हुआ एक ऐसा डिसऑर्डर जो हमें ही हार्म कर रहा है, वेयर बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स, किसको अटैक करता है? हमारे पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करता है। तो हमारे ही पेरिफेरल नर्व्स को हमारे ही इम्यून सिस्टम अटैक करने लग गया तो हमारी बॉडी को धीरे धीरे खत्म कर देगा, हमारे नर्वस सिस्टम को पूरा क्रैश कर देगा। अडल्ट और मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, बाकी हर इंसान, हर ह्यूमन में हो सकता है। इसके जो पहले सिम्टम्स होते हैं वो वीकनेस और हमारी नर्व्स में टिंगलिंग सेंसेशन जो होती है ना, हल्की सी गुदगुदी जैसी, या जब हमारा पाँव सो जाता है तो जब वापस जागरा होता है हाथ पाँव सो जाते हैं, कैसा होता है ना, टिंगलिंग सेंसेशन, दैट इज इट। और अल्टीमेटली या सीवियर सिम्टम्स में क्या देखा जाता है? पैरालिसिस हो जाता है, लेग्स, आर्म्स, मसल्स इन द फेस गेट पैरालाइज्ड। तो ये सारे सिवियरिटी की तरफ ही लेकर के आ जाता है। इसकी शुरुआत एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के साथ में होती है और इसका अभी तक कोई क्योर सामने नहीं आया है। सो ये है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम, रेयर है लेकिन पोटेंशियली सीरियस ऑटो इम्यून डिजीजेस है। ठीक है, सो हमारे ही नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। चाइना's Qu Dongyu re-elected unopposed as head of FAO. What is FAO? FAO is Food and Agricultural Organization. तो ये एक UN एजेंसी है और इसके वापस से री-इलेक्ट होकर के हेड कौन आ गए हैं? चाइना के क्यू डोंग्यू आ गए हैं और मैक्सिमम 2 टर्म के लिए कोई इंसान को री-इलेक्ट किया जा सकता है, तो अपनी सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म में आ चुके हैं। एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की और इसी की फाउंडेशन जब हुई थी ना 1945 में, उसी दिन को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फूड डे की तरह 16 अक्टूबर, राइट। और इसी की सिस्टर कंसर्न्स बोल दीजिए, यानी सेम ऑब्जेक्टिव के साथ जो काम करती हैं, एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया और एक इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया। FAO कहाँ बेस्ड है? रोम, इटली के अंदर। जब भी मैं आपको स्पेशलाइज एजेंसीज करवाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि जो भी फूड रिलेटेड चीज़ें होंगी ना वो रोम, इटली से एसोसिएटेड होंगी। इटालियन पिज्ज़ा होता है, बस उसी से याद रखिए कि एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और फूड, उसके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे? रोम, इटली के अंदर होंगे। जेंस स्टोल्टनबर्ग टू स्टे एज नेटो चीफ फॉर अनदर ईयर। तो नेटो के जो चीफ हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, वो वापस से इस पोजीशन पर इलेक्ट होकर के आ गए हैं। नेटो क्या है? बाय नाउ एवरीबडी मस्ट बी नोइंग बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, यानी अलग अलग देशों की सरकारों, मिलिट्रीज ने आपस में अलायंस कर रखी है। टोटल कितने मेंबर स्टेट्स हैं? स्टेट्स यानी नेशंस यहाँ पे है 31 मेंबर नेशंस हैं, उनमें से 29 यूरोपियन नेशंस हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन नेशंस हैं। 2 कौन से नॉर्थ अमेरिकन नेशंस हैं? USA एंड कनाडा। इन लोगों ने अग्री किया कि भाई एक दूसरे के ऊपर अगर कभी भी मिलिट्री अटैक होता है तो हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे या सपोर्ट करेंगे। 31st मेंबर जो रीसेंट मोस्ट मेंबर है वो कौन सा है? फिनलैंड है, जो कि लास्ट ईयर ही बना था। स्वीडन ने भी अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है नेटो को ज्वाइन करने की, लेकिन हंगरी और टर्की उसको ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं, अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। नेटो की अगर हम बात करें तो 1949 में 12 कंट्रीज के साथ इसकी शुरुआत हुई थी सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोकने के लिए, ओके। और वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन और एक्सपैंड ना हो इसके लिए इस अलायंस को शुरू किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है टर्की और इजिप्ट से रिलेटेड, दैट टर्की एंड इजिप्ट अपॉइंट एम्बेसडर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड। 2013 के बाद पहली बार अब
इजिप्ट और टर्की ने एक दूसरे के लिए अपने एम्बेसडर्स अपॉइंट किए हैं। अभी तक इनके बीच में जो एम्बेसडर्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत स्ट्रिंजेंट, मतलब बहुत तने हुए थे, उसकी वजह से नहीं अपॉइंट हो रहे थे। तो टर्की और इजिप्ट ने अपने अपने एम्बेसडर्स अपॉइंट कर दिए हैं ताकि जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको वापस से स्टोर किया जा सके। अमर अल-हमामी जो है वो इजिप्ट के एम्बेसडर अंकारा के अंदर अपॉइंट किए गए। टर्की ने नॉमिनेट किया है साली मुतलू से टू बिकम द एम्बेसडर इन कायरो। फाइन, चलिए। Senegal becomes the fourth country to sign JETP deal। ये इंपॉर्टेंट डील है। क्या है ये डील, ये आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो सेनेगल चौथा कंट्री बन जाता है टू साइन JETP डील। तो बाकी के 3 कंट्रीज कौन से, पहले तो हम ये देख लेंगे। तो इससे पहले साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम है जिन्होंने डील ऑलरेडी साइन कर ली है। अब हम क्योंकि सेनेगल बोल रहे हैं तो सेनेगल आप मैप पे देख लीजिए, ये आपको पूरा अफ्रीका का मैप दिख रहा है और उसमें सेनेगल दिख रहा है। सेनेगल ने JETP डील साइन की है। व्हाट इज दिस JET? जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि जो एनर्जी का ट्रांजिशन है वो हम करवा सकें। तो ये जो डील है ये कहती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं पर्टिकुलरली मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग करेंगे ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट कर सके। यानी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मूव कर सके, नॉन रीन्यूएबल से रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर सके। इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज आपस में साथ आएंगी, फाइनेंसिंग करेंगी और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फंडिंग करेंगी। ठीक है, तो इसका एम क्या है कि जो एनर्जी सेक्टर है उसमें एमिशंस जो होते हैं, अगर आप नॉन रिन्यूएबल की तरफ जाते हो, धुएं बहुत होते हैं, कार्बन एमिशंस होते हैं, उनको कम किया जा सके और कोल को फेज आउट किया जा सके। यानी धीरे धीरे कोयले के यूज को बिल्कुल हटा दिया जाए। ओके, और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जैसे विंड है, सोलर है, इनकी तरफ मूव किया जाए। ये जो JETP डील है इसको लॉन्च किया गया था COP26 ग्लासगो के अंदर और UK, US, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन जो है वो इसके सपोर्ट में आए थे। अब देखिए, ये तो हमने बात करी कि सेनेगल जो है वो 4th कंट्री है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डील। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी ठीक है, आप वी आर ऑल्सो साइनिंग दिस डील। लेकिन इंडिया ने कर दिया है रिफ्यूज, अपनी कंसेंट नहीं दे रहा। इंडिया नहीं बोल रहा, इंडिया कह रहा है कि नहीं, हमें डेवलप्ड कंट्रीज का JETP डील के तहत कोई सपोर्ट नहीं चाहिए और ना, क्योंकि हम कोल को फेज आउट पूरी तरह से नहीं करना चाहते, ना कि ये पॉसिबल है, ना कि हम हमारे देश के लेवल पे ये करेंगे। बिकॉज आप सिर्फ कोल को एक सिंगल फ्यूल की तरह लिस्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ कोल ही है जो कि पोल्यूटिंग फ्यूल है। ओके, सो एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो इक्वल टर्म्स पे होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि कोयले का काफ़ी सारा रिसोर्स है तो हम इसको कम्प्लीटली हटा नहीं सकते हैं और इसलिए हमने बोला है कि नो, वी डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, चलिए। देन अगली न्यूज़ में आता है उबिनास वोल्केनो। तो व्हाट इज दिस उबिनास वोल्केनो? ये इसमें ऑनगोइंग एक्टिविटी देखी गई, यानी ये एक्टिव है वोल्केनो और इसकी वजह से एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी किसी कंट्री ने लगाई है। कौन सा वो कंट्री है? अगर आप मैप को थोड़ा बहुत भी पहचानते हो तो देखिए यहाँ पे जो मार्क किया गया है, दिस इज पेरू। ये साउथ अमेरिका है और उसमें आपको पेरू दिख रहा है। तो पेरू ने रिसेंटली अनाउंस किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि मोकेगुआ रीजन जो है उसमें ऑनगोइंग एक्टिविटी उबिनास वोल्केनो के अंदर देखी गई है। ये जो वोल्केनो है ये एंडीज माउंटेन रेंजेस के अंदर लाई करता है, यहाँ पे एंडीज पड़ते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज है पेरू के अंदर और ये एक स्ट्रैटो वोल्केनो है। नाउ स्ट्रैटो वोल्केनो बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्या होता है स्ट्रैटो वोल्केनो? ऐसा वोल्केनो जो कि लावा और ऐश की लेयर्स पे लाई करता है, उसको स्ट्रैटो वोल्केनो कहा जाता है। और जो अपर पोर्शन है इस वोल्केनो का वो लावा से बना है, जो कि प्लीस्टोसीन टाइम का जो मोल्टन बाहर निकल रहा है उससे बना हुआ है। स्ट्रैटो वोल्केनो टॉल होगा, स्टीप होगा, कोन शेप का होगा, फ्लैट नहीं होगा। कोन शेप के वोल्केनोस होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज जयशंकर, एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने को चेयर किया 12th मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग। नाउ मेकोंग गंगा कोऑपरेशन क्या है इसके बारे में हमें जानना है। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने को चेयर किया 12th मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग बैंकॉक के अंदर। लाओस उनके काउंटर पार्टनर थे उनके साथ में। तो कहाँ हुई ये मीटिंग? ये बैंकॉक के अंदर हुई, नंबर 1। उसी के साथ साथ इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के ऊपर भी बातचीत की गई, प्रायोरिटाइज किया गया और साथ ही साथ मेकोंग गंगा कोऑपरेशन बिजनेस काउंसिल को भी इस्टेब्लिश किया गया। सो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन बिजनेस काउंसिल वाज एस्टैब्लिश। तो अब यहाँ पे बात आती है इस काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये इनिशिएटिव है 6 कंट्रीज का, 6 कंट्रीज का। एक तो इंडिया हो गया और 5 आसियान कंट्रीज हो गई। आसियान कंट्रीज में कौन कौन से आ जाएंगे? लाओस आ गया, म्यांमार आ गया, कंबोडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और इन सब ने डिसाइड किया कि जो टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब में आपस में हम कोऑपरेशन लेकर के आएंगे। यही कंट्रीज क्यों और इनको मेकोंग गंगा कोऑपरेशन क्यों कहा गया है? बिकॉज यहाँ पे आप देखिए ये है मेकोंग रिवर जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है,
ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की, और ये कौन कौन से कंट्री से फ्लो हो रही है? चाइना से शुरू होती है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, तो ये आसियान नेशन से जहाँ से फ्लो हो रही है, और उसके साथ साथ इंडिया आ गया जहाँ गंगा है। और ये दोनों ही कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इनके आसपास सिविलाइजेशंस बहुत बसी हुई हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ट्राई करता है कि जितने भी लोग इन रिवर्स के आसपास इनके रिवर बेसिस में बसे हुए हैं उनके बीच में क्लोज कोऑपरेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए इन वेरियस एरियाज। ठीक है, तो इसके लिए इस काउंसिल को डेवलप किया जा रहा है। दूसरी चीज जो आती है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की, तो वो समझ लेते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, यानी कि रीजन्स को कनेक्ट करेगा। कहाँ पे? इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के रीजन्स को कनेक्ट करेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1360 किलोमीटर लंबा ये होने वाला है। इसका प्रपोजल ऐसा नहीं कि अभी दिया गया है और अभी इस पे काम चालू हुआ है, नो, इसको प्रपोज किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और 2002 में इसको अप्रूवल दिया गया है, और इसका कंस्ट्रक्शन भी 2012 में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये सेवरल फेजेस के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है ना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो म्यांमार और थाईलैंड के साथ मिलकर अब इसकी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो प्रोजेक्ट है ये मोरे इन मणिपुर इंडिया से शुरू होकर के, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पास करेगा म्यांमार से होते हुए, कहाँ जाके एंड करेगा? थाईलैंड के माइसोट में। तो अगर आप ये देख सकते हो, ये मोरे मणिपुर से लेकर के और ये माइसोट थाईलैंड तक मूव कर रहा है, से पूरा हाईवे है। नेक्स्ट न्यूज इज यूएस लार्जेस्ट रेप्टाइल सैंक्चुरी wants to import घड़ियाल फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से जो घड़ियाल है उनको इंपोर्ट करना चाह रहा है कौन? यूएस की लार्जेस्ट रेप्टाइल सैंक्चुरी है जो कि एरिजोना में है। वो 6 घड़ियाल और 6 मगर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और घड़ियाल अलग होते हैं। घड़ियाल की जो स्नाउट होती है ना, जो नाक और मुंह का हिस्सा होता है, वो लंबा और पतला होता है, और ये जो आप देख रहे हो मगर क्रोकोडाइल है जो थोड़ा ब्रॉड फेस वाला होता है। तो 6 घड़ियाल जिनका कि साइंटिफिक नेम है गैबियालिस गैंजेटिकस, और मगर क्रोकोडाइल क्रोकोडाइलस पेलोस्ट्रिस, इनको इंपोर्ट करना चाह रहा है। कहाँ से? तमिलनाडु से। मापुटो प्रोटोकॉल, ना अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि न्यूज में रहा। मापुटो प्रोटोकॉल कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स अफ्रीका's प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी। तो न्यूज में रहा कि मापुटो प्रोटोकॉल जो है उसने जेंडर इक्वालिटी में काफी काम किया है अफ्रीका में, लेकिन अभी भी प्रॉपर इवन तरीके से काम नहीं हो पाया है। अनइवन है, कहीं पे ज्यादा काम हुआ है अफ्रीका में, कहीं कम हुआ है। तो व्हाट इज दिस मापुटो प्रोटोकॉल? देखो, ये जो प्रोटोकॉल है ये टारगेट करता है यूनिवर्सल रैटिफिकेशन अफ्रीका के अंदर 2028 तक, यानी कि जो इसके टारगेट है 2028 तक पूरे अफ्रीका के ऊपर एप्लीकेबल हो जाने चाहिए, उसका बेनिफिट देखने को मिल जाना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट है जो कि अफ्रीका के अंदर जितनी विमेन और गर्ल्स हैं उनके इक्वल राइट्स और उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस होता है उसको रोकने के टुवर्ड्स बनाया गया है। इसको जुलाई 2003 में मोजाम्बिक, मापुटो मोजाम्बिक के अंदर अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इसको मापुटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और 55 मेंबर स्टेट्स में से 44 ने इसको रेटिफाई कर दिया, और बाकी को अभी करना बचा है। तो इसका मेन एम क्या है? जितना भी डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस हो रहा है अफ्रीका की विमेन के अगेंस्ट उसको हटाया जा सके और मेन और विमेन में इक्वालिटी लाई जा सके। ठीक है, राइट। देन द 11th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। तो देखिए, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिलता है 11th मीटिंग के लिए। कहाँ पर? कोलंबिया के अंदर। उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी। कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? राजीव कुमार है। वो अपने 3 मेंबर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पूरे डेलीगेशन के साथ वहां जाके पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, अब ये जो पूरा एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज है ये क्यों बनाया गया है? बेसिकली डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक कंट्री जितने भी हैं वो इसके मेंबर, इसके जो भी मेंबर्स हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उनकी कोशिश रहती है कि इलेक्शन मैनेजमेंट जो है प्रॉपर हो सके, उसके लिए मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं। थीम इस बार की क्या रही? ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंजेस ऑफ रीजनल इलेक्शंस 2023। और ये जो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज है ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का पूरे वर्ल्ड में, और इसको 2013 में सियोल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में शुरू किया गया था। इंडियाज ओनली एप स्पीशीज द हुलॉक गिबन। तो इंडिया की जो अकेली एप स्पीशीज है हुलॉक गिबन, उसके बारे में अब ये न्यूज है जो कि एनवायरमेंटल एंगल से इंपॉर्टेंट है। न्यूज क्या रही कि कंजर्वेशन स्टेटस जो है हुलॉक गिबन का, जो कि इंडिया की अकेली एप स्पीशीज है, हैज बिकम अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न। ग्लोबली एक कंसर्न सामने आया है कि जो हुलॉक गिबन है उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, क्या ये वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्या है, इसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ है, और इसी के चलते इसके कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं। तो ग्लोबल गिबन नेटवर्क है, उन्होंने अपनी इनॉग्यूरल मीटिंग कंडक्ट की, यानी पहली मीटिंग कंडक्ट की हाईकाउ चाइना के अंदर, और उसके अंदर ये जो प्राइमेट है गिबन, उसके बारे में चर्चा भी हुई। गिबन सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट एप है जो कि पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी इलाका है वहाँ पे हुलॉक गिबन पाए जाते हैं, और 20 गिबन स्पीशीज जो है पूरे धरती पे उनमें से एक ये भी है। और इनकी जो टोटल आबादी है
12,000 है। फाइन। देन ये मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बांग्लादेश, म्यांमार और साउथ चाइना में पाए जाते हैं। अब देखिए, जो टोटल 20 स्पीशीज़ हैं जिनमें कि हुलॉक गिबन भी शामिल है, वो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे यानी विलुप्ति की कगार पे है, और इनकी जो पॉपुलेशन है 1900 से लेकर के अभी तक गिरती ही जा रही है, और अब सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में थोड़ी ही आबादी इनकी बची है। क्यों? क्योंकि इनका जो एनवायरनमेंट है, जो ट्रीज़ वगैरह हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए गिराए जा रहे हैं। पर्टिकुलरली ये जो थ्रेट है इंडिया के हुलॉक गिबन को फेस करना पड़ रहा है। अदरवाइज ऑल्सो इनका जो पूरा हैबिटेट है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ग्लोबल गिबन नेटवर्क का एम है कि जितने भी गिबन्स हैं उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी कंजर्वेशन स्टेटस को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाई जाए, एक्शंस लिए जाए। अब इंडिया के हुलॉक गिबन के साथ क्या दिक्कत है? देखिए, यहाँ पे वेस्टर्न हुलॉक गिबन और ईस्टर्न हुलॉक गिबन नाम से 2 स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर रखा है, ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि भाई ये 2 तरह के हुलॉक गिबन्स हैं ही नहीं इंडिया में, एक ही हुलॉक गिबन है। अगर इसके हिसाब से जाएं तो एक जो हुलॉक गिबन है जो वेस्टर्न, उसको एंडेंजर्ड करार दे रखा है, ईस्टर्न हुलॉक गिबन को वल्नरेबल करार दे रखा है, और इसके चलते कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि इसके कंजर्वेशन स्टेटस है क्या एक्चुअली, उस हिसाब से कदम क्या उठाए जाएं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। कंबोडियाज हुन सेन टू हैंड पावर टू हिज सन। कंबोडिया के जो हुन सेन है वो 4 डेकेड्स यानी 40 सालों बाद जो पावर है प्राइम मिनिस्टर पोजीशन की अपने बेटे को देने जा रहे हैं। तो वो स्टेप डाउन कर गए हैं और उन्होंने पावर अपने बेटे को दे दी है। कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हुन सेन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, दुनिया के सबसे ज़्यादा सर्विंग लीडर्स में से एक, 4 दशक 40 ईयर्स तक सर्व करने वाले, उन्होंने रिजाइन कर दिया और अपने बेटे को आप पीएम बना दिया है। अथॉरिटेरियन लीडर रहे ये, इनके खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई वो जेल में गया है, टाइप्स वाले लीडर हैं। कंबोडिया 150th आउट ऑफ 180 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में लाई करता है। तो ये एक इंडेक्स है जो आपके सामने रख दिया गया है कंबोडिया से रिलेटेड, कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें कि कहाँ पे कितना ज़्यादा करप्शन है, तो कंबोडिया 150th लाई करता है आउट ऑफ 180। Who has been appointed as the next ambassador of India to Syria? तो ये जो सीरिया है, इंडिया का कौन यहाँ पे एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया गया है? इरशद अहमद। एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी टू बिकम फर्स्ट वुमन टू लीड द यूएस नेवी। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यूएस मिलिट्री सर्विसेज के अंदर यूएस नेवी को लीड करने वाली पहली वुमन कौन बनेंगी? एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी बनेंगी, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट तय हो चुका है। इंडिया गिफ्टेड INS किरपान टू VPN। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगेन। VPN क्या है? वियतनाम पीपल्स नेवी। वियतनाम पीपल्स नेवी को इंडिया ने INS किरपान कोवेट, यानी कि जो मिसाइल कोवेट का मतलब शिप समझिए, एक इंडिजिनसली बिल्ड यानी हमने ही बनाई है, और वो कोवेट हमने भेंट की है, गिफ्ट की है। ये जो कोवेट है ये 32 ईयर्स तक सर्विस में थी और अभी भी सर्विस में थी जब हमने इसको गिफ्ट किया। अब इसलिए हमने इसको डीकमीशन किया, यानी हम यूज़ नहीं करेंगे, वियतनाम नेवी जो है वो यूज़ करेगी। और ये फ्रंटलाइन वॉरशिप है और पूरे फुल्ली तरह से ऑपरेशनल कोवेट है। फुल्ली ऑपरेशनल कोवेट यानी इसके ऊपर सारे जो भी मिसाइल जो भी कुछ ये चला सकती है वो सब ऑपरेट उसके अंदर क्या बोलेंगे इंस्टॉल करके और फिर दी जा रही है एक फ्रेंडली फॉरेन कंट्री को। तो फर्स्ट टाइम इंडिया गिफ्टेड अ फुल्ली ऑपरेशनल कोवेट टू अ फ्रेंडली कंट्री। ठीक है। और INS किरपान की अगर हम बात करें, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इंडिजिनसली बिल्ड है, खुकरी क्लास की मिसाइल कोवेट है, यानी मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है, जिसको 1991 में कमीशन किया गया था। अब क्योंकि हम वियतनाम की बात कर रहे हैं तो यहीं से रिलेटेड एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोर्ट है कामरान बे। कामरान बे की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कामरान बे। ठीक है। तो कामरान बे एक डीप वाटर बे है जो कि लोकेटेड है वियतनाम में, साउथ चाइना सी के अंदर, और बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये वन ऑफ द डीपेस्ट नेचुरल हार्बर्स है साउथ ईस्ट एशिया का। राइट। तो यहाँ पे कार्गोज का आना जाना या फिर रीफ्यूलिंग के लिए या रिपेयर के लिए शिप्स की आवाजाही लगी रहती है। और जब US और वियतनाम वॉर भी हुआ था तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे या पोर्ट के तौर पे या फिर एक बे के तौर पे देखा गया था। अर्जेंटीना टू बाय मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम HAL। सो अर्जेंटीना ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि आशय पत्र है ना, कि HAL से हम हेलीकॉप्टर्स बाय करने वाले हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटीना ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसके हिसाब से जो लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं वो अर्जेंटीना रिपब्लिक बाय करेगा। इतनी सी बात है। अर्जेंटीना कहाँ है ये आपको अर्जेंटीना दिख रहा है। अरे इसी के साथ साथ अर्जेंटीना फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन बन जाता है जो कि इंटरेस्ट दिखा रहा है तेजस को बाय करने के लिए अपनी एयरफोर्स के लिए। अब देखो लैटिन अमेरिका क्या होता है, ये जो सेंट्रल अमेरिका हो गया और ये साउथ अमेरिका हो गया, इन दोनों को मिला करके लैटिन अमेरिका कहा जाता है।
Next news is Algeria pledges $1.5 billion to bid to join BRICS-led bank. तो अल्जीरिया ने एक बिड दी है, एक प्रपोजल रखा है कि भाई हम 1.5 बिलियन US$ देने को तैयार हैं और हमें ज्वाइन करवा दीजिए ब्रिक्स वाले बैंक के साथ में। तो अल्जीरिया अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स बैंक। अल्जीरिया कहाँ है? ये पूरा अफ्रीका है और उसमें ये आपको अल्जीरिया दिख रहा है। अल्जीरियन प्रेसिडेंट अब्देल माजिद ने इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने अप्लाई किया है ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करने के लिए। ब्रिक्स इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप। और अगर हम अल्जीरिया की बात करें तो ये ऑयल और गैस रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है और इसलिए ऑफकोर्स पैसा भी काफ़ी रखता है। अगर हम ब्रिक्स नेशन की बात करें तो मोर देन 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन ब्रिक्स कंट्रीज में ही लाई करती है, जो 5 कंट्री हमने बात की, और 26% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी भी इन्हीं कंट्रीज से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। WHO आइडेंटिफाइज फर्स्ट केस ऑफ MERS-CoV यानी कोव, MERS कोव इन UAE दिस ईयर। WHO ने पहला केस MERS कोव वायरस का डिटेक्ट किया है UAE के अंदर। MERS क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, CoV कोरोना वायरस के लिए होता है। तो UAE में पहला MERS कोव का केस देखा गया और ये एक वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जैसा कि कोविड देखा गया था। ये इसका नेचुरल होस्ट या जूनोटिक सोर्स क्या है, यानी मेन कहाँ से शुरू होता है ये? तो ये ड्रोमेड्री कैमल्स से शुरू होता है, जो वन हम्प वाले, सिंगल हम्प वाले कैमल्स होते हैं ना, अरेबियन कैमल्स, वहाँ से शुरू होता है और ह्यूमंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। और ऐसा पहला केस फैला हुआ देख लिया गया है। फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही सारे जो कोविड में सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ देखे जाते हैं। अफ्रीकन यूनियन अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20, इंडियाज प्रपोजल। ये इंडियाज प्रपोजल पे गौर कीजिएगा कि इंडिया ने प्रपोज किया है कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसको परमानेंट मेंबर बना लिया जाए G20 ग्रुप ऑफ नेशंस के अंदर, और इसको काफ़ी वेलकम किया गया है। अभी बने ना बने वो आगे की कहानी है। अफ्रीकन यूनियन क्या है? अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी, यानी पूरी कॉन्टिनेंट अफ्रीका से ही रिलेटेड है। 55 मेंबर स्टेट्स इसका हिस्सा है और इसको 2002 में शुरू किया गया था। हेडक्वार्टर एडिस अबाबा इथियोपिया के अंदर है। तो इंडिया ने प्रपोज किया है कि भाई इसको भी G20 का मेंबर बना लिया जाए। Alright, again a very important news. World's biggest permafrost crater in Russia's far east thaws as planet warms. अब समझिए, एक एक टर्म को समझिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर, ये परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट परमानेंट फ्रॉस्ट, यानी कि ऐसे एरिया जहां लगातार बिना रुके अगर 2 साल तक बर्फ रही है, उससे ज़्यादा समय तक, उसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, जैसे ग्लेशियर्स होते हैं। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर या तो सर्कुलर या ओवल डिप्रेशन। अब डिप्रेशन सैडनेस नहीं, डिप्रेशन यानी कि नॉर्मल लेवल से धंसा हुआ अगर लैंड होता है और बड़ा सर्कुलर ओवल शेप में होता है, उसको क्रेटर कहते हैं, जैसे वोल्केनोस क्रेटर बना लेते हैं। तो रशिया के फार ईस्ट में ये जो परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है वो थॉ हो रहा है यानी उसकी बर्फ पिघल रही है जैसे ही प्लैनेट वार्म हो रहा है। अब देखिए, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ज़मीन धंसी हुई है, तो जब जो अंडरग्राउंड फ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट है, वो पिघलेगी, थॉ होगी, तो क्या होगा? गैप क्रिएट होगा तो ये धंस जाएगा नीचे, और नीचे की जो सॉइल है उसमें बहुत क्वांटिटी के अंदर कार्बन ट्रैप्ड है। जैसे ही ये धंसती है वो कार्बन रिलीज होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेयर में और ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा सकता है। तो एक मेजर खतरा है जो हमारे सामने आ रहा है। रशिया बेटागाया क्रेटर, कौन सा क्रेटर है? बेटागाया क्रेटर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है, वो एक्सपैंड हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और उसकी परमाफ्रॉस्ट थॉप हो रही है। डिफॉरेस्टेशन ने ये सारी चीज़ें ट्रिगर की हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जो उसके नीचे की सॉइल है उसमें इनॉर्मस क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कार्बन है, यानी कि बहुत खतरनाक हो सकता है अगर ये सारी की सारी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए। अगर हम बात करें कि रशिया में जो वार्मिंग हो रही है तो वो ग्लोबल एवरेज से 2.5 टाइम्स फास्टर हो रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। लार्ज एरियाज जो कि रशिया के अंदर बहुत समय से टुंड्रा रीजन में फ्रोजन थे, करीब 65% लैंड मास जिससे कवर था परमाफ्रॉस्ट से, अब वो सिग्निफिकेंट लेवल पे थॉइंग स्टार्ट हो गई है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस पर्टिकुलरली मीथेन को रिलीज कर रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट, लाइक आई टोल्ड यू, जो भी ग्राउंड जो कि कम्प्लीटली फ्रोजन रहता है एटलीस्ट 2 साल के लिए स्ट्रेट, उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी, और पोल्स के आसपास ये कॉमन है। तो अब आप ये इमेजेस देख लीजिए, देखो इस तरह का ये क्रेटर आपको दिख रहा है, बेटागाया का क्रेटर, ये और देख लीजिए, दिस इज हाँ। तो इसको ना गेट ऑफ द एबेस, यानी कि जो नरक का द्वार जो होती है ना, क्या बोलते हैं हम, ज़मीन के नीचे जो पूरा नरक ही बोलते हैं, आई थिंक, स्वर्ग ऊपर नरक नीचे, तो उसके दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसा कहा जाए। चलिए अब शॉर्ट न्यूज़ सेक्शन पे आ जाते हैं। तो ऐसी न्यूज़ जिनमें डिस्कशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फटाफट देखते हैं। जापान बिकम सेकंड क्वाड पार्टनर टू साइन सेमीकंडक्टर पैक्ट विद इंडिया आफ्टर US। तो क्वाड कंट्रीज कौन से हैं? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया।
तो यूएस ने पहले ही साइन कर लिया पैक्ट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इंडिया के साथ में, और अब जापान ने भी साइन कर लिया। टाइफून तालिम डिस्टर्ब्स हांगकांग। तो तालिम जो टाइफून है उसने कहाँ हिट किया है या कहाँ डिस्ट्रप्शन कॉज किया है? हांगकांग के अंदर किया है। चाइना अपॉइंटेड वांग यी एज दी फॉरेन मिनिस्टर। क्योंकि चाइना और इंडिया के रिलेशन बहुत स्ट्रेन रहते हैं, इसलिए वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का पता होना जरूरी है। तो वांग यी नए फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के। अमेरिका की बॉल्ड ईगल जो है उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट में से हटा दिया गया है। अभी तक वो एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में थी, अब उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स के चलते नंबर इंक्रीज हो चुका है। ईरान हैज़ बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसा इंडिया ने जो वर्चुअल समिट होस्ट किया उसके दौरान हुआ। सो ईरान हैज़ बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ एससी। अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिपोर्ट पे जाएं तो इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस वार्मेस्ट जून दिस ईयर सिंस 1901। रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने एक साइन किया है लॉ जिसके तहत LGBTQ+ कम्युनिटी जो है कंट्री के अंदर सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिजेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। यानी कि अब LGBTQ+ कम्युनिटी के तहत एक कानून आ गया है, नो मोर सेक्स चेंजेस एंड नो मोर ट्रांसजेंडर मैरिजेस इन रशिया। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इन्फॉर्म किया है कि IIT दिल्ली भी अपना एक इंटरनेशनल कैंपस ओपन करेगा। कहाँ करेगा? अबू धाबी के अंदर करेगा। IIT मद्रास ज़ांज़िबार तंजानिया, IIT दिल्ली अबू धाबी UAE। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस 2023 बैंकॉक थाईलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी नवंबर 24 से 26 के बीच में। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस 2023। UAE फर्स्ट अरब कंट्री बन गया है टू गेट ऑब्जर्वर स्टेटस ऑन एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। देन ट्विटर ने अपना लोगो चेंज कर लिया है, एक्स पे ले आए हैं वो, और ब्लू बर्ड सिंबल हट चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड इंडेक्स रैंकिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। और इसी के साथ हमारी जो पूरी सीरीज है जुलाई की मंथली करंट अफेयर्स की वो भी वाइंड अप हो जाती है। हम जल्दी ही दूसरे टॉपिक्स के साथ मिलेंगे एंड बस सी यू वेरी सून। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।